चलें तो बच्चों, आज हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का तीसरा लेक्चर शुरू कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं और जो लोग भी हैं क्लास में वो भी देख रहे हैं। ये छूटा हुआ लेक्चर था, काफी टाइम से कोशिश कर रहा था कि रिकॉर्ड करके दे दूं, लेकिन दे नहीं पा रहा था। तो आज कोऑर्डिनेशन शुरू करेंगे और कल से हम लोग शुरू करेंगे क्या, पी ब्लॉक। तो कल से हमारा लेक्चर पी ब्लॉक का आएगा, पहली चीज है ना। तो कल 3 दिन में हम पूरा पी ब्लॉक खत्म कर देंगे, मतलब कल ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ना, 3 दिन ना। 3 दिन के अंदर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा पी ब्लॉक। मतलब एक लेक्चर में 2 ग्रुप कंप्लीट करेंगे, कल 13, 14, परसों 15, 16 और फिर 17, 18 पूरा पी ब्लॉक। मतलब आपको उसमें क्रैश कोर्स के हिसाब से नहीं पढ़ाऊंगा, उसमें पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, जो चीजें रिक्वायरमेंट हैं और आपको जो पढ़ा दिया गया है, जो आपको बता दिया गया, उसका पूरा समअप करूंगा मैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और दूसरी चीज, आज कोऑर्डिनेशन का जो तीसरा लेक्चर है, तीसरे लेक्चर के अंदर हमको 3 पार्ट पढ़ना था। बेसिकली 3 पार्ट क्या पढ़ना था, मेनली एक पार्ट पढ़ना था थ्योरीज। और थ्योरीज कितनी प्रकार की थी, 3 प्रकार की। एक हमारे पास कौन सा था थ्योरी, हमारे पास में देखिए क्या क्या पढ़ना था। हमारे पास में 3 तरीके की थ्योरीज थी। एक तो हमारे पास थ्योरीज थी वर्नर थ्योरी, और दूसरी थ्योरी कौन सी थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और तीसरी हमारे पास कौन सी थ्योरी थी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्या इतनी बात बराबर है? ठीक, हमको वर्नर थ्योरी पढ़नी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़नी है और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़नी है। तो मैं सबसे पहले आज कौन सी बात करने जा रहा हूँ, वर्नर थ्योरी की बात करने जा रहा हूँ। बेटा देखिए, वर्नर्स थ्योरी के हिसाब से जो एलिमेंट के बारे में बोला गया था कि कोई भी एक एलिमेंट होगा तो उसका जो सेंट्रल मेटल होगा, अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी, मेटल आयन इन अ कॉम्प्लेक्स हैज 2 टाइप। जो सेंट्रल मेटल होता है ना, सेंट्रल मेटल से तो कोई चीज लगा होगा ना, लिगेंड लगे होंगे कि नहीं लगे होंगे, तो वो सेंट्रल मेटल क्या स्ट्रक्चर लेगा, क्या शेप लेगा। तो वर्नर ने बोला कि देखिए, इसको आपको स्ट्रक्चर अगर पता करना है तो आपको ये बात जानना होगा कि कोई भी सेंट्रल मेटल आयल होगा तो उसके पास में 2 तरीके की वैलेंसी होंगी। और वो वैलेंसी कौन सी होगी, एक प्राइमरी वैलेंसी होगी, दूसरी कौन सी होगी, सेकेंडरी वैलेंसी। सर प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, इसको समझने से पहले मैं एक फिगर आपको दिखाता हूं, आप उस फिगर को समझिए। जैसे हमारे पास में एक एग्जांपल दिया हुआ है CONH3 और Cl2, CONH3 और Cl2 एक एग्जांपल दे रखा है। अब अगर CONH3 और Cl2 की बात करें तो यहां पे इस कोबाल्ट से, ये कोबाल्ट है ना, इस कोबाल्ट से जो लिगेंड लगे हुए हैं, तो ये 4 और 2 मिल करके कितने, 6 लिगेंड लगे हुए हैं। तो जितने लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन से डायरेक्टली अटैच होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़े होंगे। तो कितने जुड़े हुए हैं, 4 और 2 6 जुड़े हुए हैं। अगर 4 और 2 6 जुड़े हुए हैं तो कोबाल्ट के ऊपर जो स्ट्रक्चर बन के आ रहा है वो 6 आ रहा होगा कि नहीं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो जो डायरेक्टली अटैच होता है, जो डायरेक्टली अटैच होता है वो क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। अच्छा, इसके पास में आयन भी होंगे, तो देखो ये Cl2 और ये Cl आयन है कि नहीं, ये भी तो अटैच होगा इसी से। तो ये आयन इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो देखो, मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूं कि 2 तरीके की वैलेंसी होती है, कौन कौन सी, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। सर प्राइमरी वैलेंसी कितनी होती है, सर इट इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर, इट इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर। और ये किसके बराबर होती है, सर इट इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। और सर जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ये आयनाइजेबल होती है। जो मैंने बोला था आयन, जो आयन बोला था ना, 2 Cl 1 Cl था ना, 3 Cl थे, क्या वो तीनों Cl प्राइमरी वैलेंसी है, क्या तीनों Cl प्राइमरी वैलेंसी है कि नहीं, बोलो। अगर तीनों Cl प्राइमरी वैलेंसी हैं तो क्या मैं बोल सकता हूं वो आयनाइजेबल भी थे, यस सर वो आयनाइजेबल भी थे। क्या ये नॉन डायरेक्शनल भी है, यस सर नॉन डायरेक्शनल भी है। मतलब नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या, जो आयंस में है तो टूट सकते हैं ना आयंस वाले, ठीक है, तो वो टूट सकते हैं, तो वो नॉन डायरेक्शनल भी है। अच्छा, ये सेटिस्फाइड बाय आयन, मैंने कहा था कि ये आयन ही होगा तभी तो ऑक्सीडेशन नंबर लेके आएगा। और दूसरी चीज, ये रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन, प्राइमरी वैलेंसी को इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं। सर दूसरी चीज, इट इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। सर सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, इट इज इक्वल टू क्या बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर, और ये नॉन आयनाइजेबल, जैसे अभी NH3 आयनाइज नहीं होता तो इट इज नॉन आयनाइजेबल। और दूसरा, इसका डायरेक्शन कैसा होगा, सर ये डायरेक्शनल, मतलब ये डायरेक्शनल होगा, मतलब ये कहीं ना कहीं जब जुड़ा होगा तो कोई ना कोई शेप स्ट्रक्चर को बता रहा होगा। ये सेटिस्फाइड बाय, ये आयन भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, और जैसा भी हो सकता है, मतलब कैटायन एनायन और एटम कुछ भी हो सकता है। रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइन, ये सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। बात बराबर है कि नहीं बराबर है, तब देखते हैं कैसे। जैसे मैंने बोला, ये कोबाल्ट है ना NH3, ये दोनों मिल करके ही तो कोऑर्डिनेशन नंबर बना रहे 6। तो इसका बताओ इसका प्राइमरी वैलेंसी पहले कौन है, सर प्राइमरी वैलेंसी तो ये होंगे, प्राइमरी वैलेंसी तो कौन होंगे, ये होगा प्राइमरी वैलेंसी और ये होगा, क्योंकि यही आयनाइज कर रहा है, यही ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बराबर है कि नहीं बराबर, क्योंकि देखो ना NH3 का तो 0 होगा और 2 और 1 3 मिलकर के इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना ले आएंगे, +3 ले आएंगे कि नहीं। तो देखो, जो आयनाइजेबल है, हम इन तीनों क्लोरीन को देखो, क्या प्राइमरी वैलेंसी है तो क्या तीनों को डॉटेड लाइन से हमने रिप्रेजेंट कर रखा है कि नहीं कर रखा है, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रखा है कि नहीं। और सर ये जो 4 हैं, ये 4 तो कैसे हैं, ये जो 4 दिख रहा है आपको, ये 4 तो क्या कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो 4 रिस्पॉन्सिबल है कि 4 और ये दोनों 6। तो मैं देखो उन 6 को, ये 1 2 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6, देखो ये दोनों क्लोरीन ये आयनाइजेबल भी है
मतलब ये ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो क्या ये कोऑर्डिनेशन दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दोनों आयंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है क्या? बराबर है बात कि नहीं बराबर है? कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? तो हमारे पास में एक बात समझ में आ गई कि ये मतलब कोई भी स्ट्रक्चर आपको दिख दिया जाए तो आप ये बता सकते हैं कि इसके अंदर प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी कौन होगा। सर इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो सकता है, इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है, कौन आयनाइजेबल है कौन नॉन आयनाइजेबल है, क्या ये बात कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो ये वर्नर्स की थ्योरी यही थी। और वर्नर्स की थ्योरी में कई बार क्वेश्चन ऐसे लिख देते हैं, जैसे यहां पे लिख दिया उन्होंने ऐसे एग्जांपल लिख देंगे कि CO, अगर उन्होंने ये ऐसा लिख दिया कि CO और Cl3, उन्होंने बोला COCl3 डॉट 4NH3, क्या बोल दिया 4NH3। तो इसका मतलब है कि आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि इस कोबाल्ट के साथ 4 अमोनिया डायरेक्ट अटैच होंगे, तो कोबाल्ट के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट जितना है ना +3 है, तो +3 का जस्ट डबल हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, मैक्सिमम 6 होता है। तो अगर 6 है तो 4 यहां से लोगे, 2 यहां से ले लोगे। अगर मैंने बोला कि यहां पे हमारे पास COCl2 है और डॉट कितना, सॉरी COCl3 है, क्या है बेटा COCl3 है और ये डॉट 5NH3 है, तो इसका मतलब इस बार कितने क्लोरीन अंदर होंगे, 1। अगर मैंने बोला यहाँ पे COCl3 है और डॉट कितना है बेटा, डॉट यहाँ पे 6NH3, तो इसका मतलब सारे Cl बाहर होंगे। क्या इस तरीके से अगर सारे Cl बाहर होंगे, बताओ इसके बाहर क्लोरीन कितना बाहर दिख रहा होगा, 4 अंदर और 2 अंदर, तो 1 क्लोरीन बाहर। तो ये कितने आयंस में टूटेगा, जितने बार एक ये टूटेगा और एक ही टोटल ये 2 आयंस में टूटेगा कि नहीं। अगर मैं बोला COCl3 5NH3, तो 5 अंदर और 1 अंदर ये 6, तो बाहर कितने 2, तो आयन कितने टूटेंगे 3। अगर मैं यहां बोलूं तो यहां 6 अंदर 3 बाहर, तो कितने आयंस टूटेंगे 3 आयंस, 3 मतलब ये आयंस और 1 पूरा ये 4 में टूटेगा कि नहीं टूटेगा। तो सर इस पर क्वेश्चन भी बनता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है। वो क्वेश्चन कैसा है देखो ध्यान से। सर ये क्वेश्चन बनता है कि CONH3Cl2Cl है, क्या ये वही वाला स्ट्रक्चर है CONH3 का 4 वाला, CONH4NH3 वाला ना, और यहाँ कितने वाला 5NH3 वाला और ये 6NH3 वाला। अब इसमें सवाल क्या क्या बोल सकता है, सर आप बताइए प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी कितना है। सर प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी सारे स्ट्रक्चर के अंदर सेम होगा। सर प्राइमरी वैलेंसी का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब +3, और सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब 6। कहती बात बराबर है सबको। सर पूछेगा ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस, सर कंडक्टेंस किसका ज्यादा होगा, जिसके अंदर सबसे ज्यादा आयन टूटेंगे, तो बताओ कंडक्टेंस किसका ज्यादा होगा, ये 3 ये 2 फिर ये, मतलब सर 3 वाले का सबसे ज्यादा और फिर उसके बाद में 2 वाले का और उसके बाद में कौन 1 वाले का, क्योंकि नंबर ऑफ आयन पे डिपेंड करता है। पूछ लेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसकी ज्यादा है, अगर कंसंट्रेशन सेम, तो सर जिसके पास नंबर ऑफ आयन ज्यादा होता था उसी की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ज्यादा होती थी। तो क्या सबसे ज्यादा इसका हो सकता है, ये हो सकता है 3 और ये 2 और ये 1। क्या इतनी बात बराबर समझ में आई कि नहीं समझ में आई। और ये खत्म हो गया वर्नर थ्योरी। बराबर समझ पाया कि नहीं। मैं इसी दिन के लिए उस दिन नहीं पढ़ाया था, याद है ना उस दिन लेक्चर क्यों नहीं लिया था, क्योंकि आज देखो समझ में आ गया, आसानी से सीख पाए। उस दिन मुझे लिखने में बहुत टाइम जाता है, इसलिए पीपीटी बना लिया था। और पी ब्लॉक की भी अब ऐसे पीपीटी बना करके कराऊंगा ताकि क्लास आपको बहुत तेजी से समझ में आए और स्पीड से चल सके। ठीक है ना, ऐसा कि पिछले जैसा ठीक था लिखते थे, ये ठीक है ना, इसमें थोड़ा स्पीड में हो जा रहा है और खत्म भी हो जाएगा। ठीक, लेकिन बुरी बात यह है कि पूरी पीपीटी नहीं कंप्लीट है, वो मैं पूरी बनाऊंगा। अब टाइम नहीं मिल पाया था, कल रात में आया था लेकिन हो नहीं पाया था। अब देखो हमारे पास एक नया स्ट्रक्चर है, नया थ्योरी आता है जिसका नाम क्या बेटा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या नाम है इसका, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब अगर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करें तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या करता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना करके स्ट्रक्चर का शेप कैसा दे सकता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब सेंट्रल मेटल ना, तो वो वैलेंस में अगर इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता तो कम से कम ले तो सकता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू बॉन्ड बना करके स्ट्रक्चर बना सकता है। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो द कोऑर्डिनेशन ऑफ मेटल आयन इन द कॉम्प्लेक्स गिव्स एन आइडिया अबाउट ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है सर, हाइब्रिडाइजेशन तो सर सिंपल बात है कि हाइब्रिडाइजेशन मुझे पता है सिग्मा प्लस लोन पेयर, सिग्मा प्लस लोन पेयर। अब मतलब कोई लोन पेयर इसमें होता नहीं, बेसिकली डी ब्लॉक वाले में लोन पेयर कोई होगा नहीं, क्योंकि डी ब्लॉक वाला तो खाली आउटर शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है ज्यादातर, 4s या 5s बाहर होगा। तो क्या होगा कि कोई भी सेंट्रल मेटल आएगा लोन पेयर देगा ही ना देगा, लिगेंड क्या करता है लोन पेयर देता है, तो उसी बॉन्ड को तो हम लोग इंक्लूड करते हैं कि नहीं करते हैं। तो जनरली आपको 2 ही मतलब बगैर लोन पेयर के स्ट्रक्चर मिलेंगे। मान लीजिए कोई एक मेटल है जिसके साथ 2 लिगेंड लगा हुआ है, तो बताओ इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड कितने 2, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या sp, 3 है तो sp2, 4 है तो sp3, 5 4 है तो सर sp3 भी हो सकता है, dsp2 हो सकता है, खेल होगा इसके अंदर। हो सकता है एक d यूज करें और बाकी एक s 2p यूज करें। इसको कौन सा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं इनर डी, क्या बोलते हैं इसको इनर डी, क्या बोलते हैं इसको इनर डी कॉम्प्लेक्स, है ना। और हो सकता है जब 5 हो तो हमारे पास एक s और 3p और एक d यूज करें, तो यहां देखो d यूज हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं आउटर डी,
ये कौन सा बेटा, आउटर डी, क्या होगा, आउटर डी कॉम्प्लेक्स, बराबर है कि नहीं, ये बताऊंगा अभी। हमारे पास यहां पे भी ML6 जब होगा तो 6 यूज होगा, तो 1s 3p और 2d, 1s 3p और 2d, sp3 और d2, बात बराबर है। तो सर sp3 d2, या यहां पे ये भी हो सकता है d2 sp3 भी हो सकता है, क्या, d2 sp3। अगर sp3 d2 आया तो आउटर डी और d2 sp3 आया तो इनर डी, क्या ये दो बात हो सकती है कि नहीं हो सकती है। सर आपको इसका हाइब्रिडाइजेशन देख करके ज्योमेट्री भी आनी चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन देख करके ज्योमेट्री भी आनी चाहिए। सर sp होगा तो लीनियर, नो डाउट, एनी डाउट, नो डाउट, है ना। यहां पे sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर होना चाहिए, बराबर कि नहीं। अगर sp3 है तो शेप कैसा होना चाहिए, टेट्राहेड्रल, और अगर dsp2 है तो स्क्वायर प्लेनर, और अगर sp3d है तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, और अगर sp3d2 है तो स्क्वायर बाय पिरामिडल, स्क्वायर बाय पिरामिडल। कहती बात बराबर है कि नहीं बराबर है, पक्का। अब यहां पे sp के अंदर क्या कोई d यूज हुआ है, नो सर। यहां पे sp2 में यूज हुआ है, नो सर। sp3 में यूज हुआ है, नो सर। लेकिन dsp2 में तो यूज हुआ है कि नहीं। तो जब एक डी यूज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत फंसता है, और मैं आप लोग को इसको केमिकल बॉन्डिंग में सिखा सका हूं। जब एक डी यूज होता है, कितने डी, एक डी, अगर एक डी यूज होता है तो एक डी के केस में हमको क्या करना होता है बेटा, एक डी का केस की अगर मैं बात करूं, बस एक सेकंड रुक जाना बेटा। हाँ, अगर एक डी का केस होता है तो एक डी के केस में जानते हैं क्या होता है, एक डी के केस में क्या होता है, हम अगर अंदर वाला यूज हुआ है DSP2 तो उसको क्या बोलेंगे, इनर डी। और अगर एक डी यूज हुआ है, बाहर वाला यूज है sp3d, तो उसको क्या बोलेंगे, आउटर डी। तो इनर डी में हमेशा dx² y² यूज होता है। हमारे पास डी के कितने ऑर्बिटल है, 5, dxy dyz dzx, ये तो है, और एक dx² y² है, एक dz²। तो जब अंदर वाला यूज होगा तो dx² y², बाहर वाला जब यूज होगा तो dz²। कहती बात बराबर है कि नहीं। और अगर दोनों यूज हो गया तो dx² y² dz²। कहती बात बराबर समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही। तो ये है हमारे पास में क्या, डी ऑर्बिटल के बारे में बात हो गई। पक्की बात है, इतना क्लियर है सबको। अगर इतनी बात समझ में आ गई, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी समझ में आ गई, तो क्या मैं इसमें चेक कर सकता हूं कि दो तरीके के लिगेंड होते हैं। लिगेंड हमारे पास कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के। क्या स्ट्रक्चर और शेप वही डिफाइन करते हैं कि किसका कौन सा स्ट्रक्चर होगा, कौन सा शेप होगा, ठीक है सर, वही डिफाइन करते हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन डिसाइड करता है। तो वो जब डिफाइन करते हैं तो देखिए सर, हमारे पास दो तरीके के डिफरेंट लिगेंड होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, मेनली किसका बना होता है सर, कार्बन वाला और नाइट्रोजन वालों का बना होता है, कार्बन और नाइट्रोजन वालों का। और ये जो वीक फील्ड लिगेंड होता है, ये ऑक्सीजन और हैलोजन वालों का बना होता है। बराबर है कि नहीं बराबर है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इसका काम क्या है सर, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड का काम क्या है। पहले मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा, जो लिखा हुआ डिफरेंसेस वो मैं बाद में बात करूंगा। पहले मैं एक आपको सिखा दूं पहले क्या देखा जाता है। जैसे मेरे पास में एक एग्जांपल ले रखा है K4 Fe6, क्या ले रखा है, K4 Fe6। अगर K4 Fe6 है तो बताओ सेंट्रल मेटल इसमें कौन है, Fe है कि नहीं है, बोलो। यही चीज आपको समझना है, यही चीज आपको नहीं आती, हाइब्रिडाइजेशन आप नहीं निकाल पाते हो जो, वो यही नहीं आता है। देखिए सर, यहां पे अगर Fe है, हमको क्या क्या निकालना है सर, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो Fe के पास में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा आउटर वैलेंस का ना, वैलेंस का जो होगा वो क्या होगा बेटा सर, 4s2 होगा, और क्या होगा 3d5 होगा कि नहीं होगा, बोलो 3d6 होता है, यही तो होता है कि नहीं होता है सर। अगर मैं आपसे बोलूं तो यहां पे 4s2 का ऑर्बिटल बनाया, और मैंने क्या बोला कि यहां पे 3d6 बनाया, क्या बनाया, 1 2 3 4 5 बना कि नहीं बना सर। दो इलेक्ट्रॉन यहां पे है, और एक यहां है, एक यहां है 2, और एक यहां 3, और एक यहां 4, और एक यहां 5, और एक यहां 6। सर जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उसको जब ऑक्सीडेशन निकालेंगे तो -6 और +4 कितना हो जाएगा, 2 आएगा, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन 2 आएगा। अगर 2 आया है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां से जाने की कोशिश करेगा सर, ये तो यही बोलेगा कि यहां से निकालो इलेक्ट्रॉन, कहां से, यहां से निकालो। पहले 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकल जाएगा, S से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बोलो। क्योंकि सबसे पहले किससे निकलेगा, ये 4s है और ये क्या 3d6, तो क्या 4s से निकल जाएगा कि नहीं। क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं, वो किसकी बात कर रहे हैं, Fe+2 की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, Fe+2 की बात कर रहे हैं। इतनी बात बराबर है कि नहीं बराबर है, डन। अब इतनी बात बराबर है। अभी हमारे पास कितने लिगेंड चाहिए बेटा, हमारे पास लिगेंड कितने चाहिए, 6 चाहिए ना। अब अगर 6 लिगेंड चाहिए तो हमको यहां पे क्या चाहिए, 6 लिगेंड के लिए क्या चाहिए बेटा, इस लाइन को हमें हटा दे क्या, इस लाइन को,
चलो तो 4s से इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, 4s से तो इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब अगर मैं बोलूं यहाँ पे 4s से इलेक्ट्रॉन निकला ना बेटा, 4s से निकला इलेक्ट्रॉन, तो Fe+2 है कि नहीं? अभी बोलो Fe+2 है। मैं D वाले को पहले लिख लेता हूं, क्या करता हूं, D वाले को पहले लिख लेता हूं, जैसे 1 2 3 4 5, यही तो है। अब उसके बाद में किसको लिख देता हूं, 4s को, किसको लिख देता हूं, 4s को, और उसके बाद में किसको लिख सकता हूं, 4p को। ये तो लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बोलो। ये हमारे पास कौन सा हो गया, 3d, क्या हो गया बेटा, 3d। और यहां पे क्या हो गया, ये हो गया 4s, क्या हो गया, ये 4s, ये क्या 4p है क्या? अभी भी इधर भी 4d भी होगा कि नहीं होगा, बोलो। यहां पे 4d भी पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा, बोलो। यहां पे 4d पाया जाएगा कि नहीं, अरे बोलो भैया, 4d पाया जाएगा। तो ये क्या है, ये क्या है, 3d। लो, इतनी समझ में आ रही बात। अब देखो डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे थे, 1 2 3 4 5 और 6, बराबर है कि नहीं बराबर। अब 6 भरे हुए थे। अब ये बोलता है कि अगर आपके पास में लिगेंड जो है कार्बन और नाइट्रोजन का बना हुआ है, किसका, कार्बन या फिर नाइट्रोजन का बना हुआ है, तो वो क्या करता है, अगर 6 वाला होता है तो ये जो 3 ऑर्बिटल हैं, इन तीनों ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं, T2G ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, T2G। कौन सा ऑर्बिटल बोलते हैं, T2G। और इस 2 ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं, EG ऑर्बिटल। तो ये बोलता है कि EG ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को आप निकाल करके कहां, T2G में भेज सकते हैं। लेकिन EG के इलेक्ट्रॉन निकाल के T2G में भेज सकते हैं, कहां, EG के निकाल के। तो EG की अगर मैं बात करूं तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो है EG के इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, बताओ यहां से। देखो ये तो होगा, EG का इलेक्ट्रॉन निकल गया कि नहीं निकल गया। अगर EG का इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अब बताओ यहां पे मेरे पास क्या क्या खाली था। अब ये D खाली था तो एक CN यहां लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। ये D खाली है तो एक CN यहां लग जाएगा। ये DS खाली है, एक CN यहां लग गया। ये खाली है तो एक CN यहां लग गया। ये खाली है तो एक CN यहां लग गया। ये भी खाली है तो बताओ एक CN यहां लग गया कि नहीं लग गया। बोलो इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही, आया समझ में कि नहीं। बोला कि सर ये EG से T2G में पेयरिंग कैसे करा दिया, EG से T2G में पेयरिंग कैसे करा दिया। तो मैंने बोला मुझे नहीं पता, बस पेयरिंग करा देता है। अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन किसने दिया, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने। किसने दिया, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, मैं बताऊंगा अभी कैसे दिया है। लेकिन क्या आपको यह पता है कि कार्बन नाइट्रोजन वाला अगर कोई लिगेंड होगा तो वो EG ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकाल के T2G में पेयरिंग करा देगा कि नहीं। और वो कब, जब कोऑर्डिनेशन नंबर कितने वाला होगा, 6 वाला। कितने वाला, 6 वाला। 6 वाले में इलेक्ट्रॉन कहां से निकलता है, इधर पीछे के 2 से निकल के आगे 3 में चला जाता है। बराबर है कि नहीं बराबर है, पीछे के 2 से निकल के आगे 3 वाले में जा सकता है। क्या 6 लिगेंड लग गए कि नहीं लग गए, बताओ। अब इसके अंदर कौन कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रखा है। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इसके अंदर जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रखा है, ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रखा है। मैं इसको K3Fe को हटा ही देता हूं ताकि इसको बाद में पढ़ा दूं आपको, है ना। देखो मैं आपसे 2-3 चीज बोलूं कि यहां पे जो इसका हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व हो रखा है, वो आपको ऐसा नहीं लग रहा हाइब्रिडाइजेशन क्या इन्वॉल्व है। सर हाइब्रिडाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, सर हाइब्रिडाइजेशन की आप बात करें ना तो सर यहां पे 2D और 1S और 3P, क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 यूज हुआ है कि नहीं, D2sp3। अगर D2sp3 यूज हुआ है तो ये इनर D है कि आउटर D है, बोलो। ये इनर D है कि आउटर D है, इनर D है। बताओ इनर D है कि आउटर D है, इनर D है ना। क्या है ये, इनर D आउटर D, इनर D है ना। हाइब्रिडाइजेशन में अगर बात करें तो इनर D कि आउटर D, इनर D। क्या बात बराबर है आपको, अगर इनर D है। दूसरी बात बताओ बेटा, ये तो इनर D हो गया हाइब्रिडाइजेशन में। दूसरी बात अगर मैं बताऊं कि अगर मैं इसकी ज्योमेट्री की बात करूं, ज्योमेट्री की बात करूं तो जब हमारे पास ये ज्योमेट्री आई थी तो हम इसमें शेप कैसा बोले थे, सर हमने यही तो बोला था अगर ये D2sp3 है और अगर इनर D है तो इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा। सर हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री की बात करें, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 है तो ये क्या होगा, स्क्वायर बाय पिरामिडल। क्या होगा बेटा, स्क्वायर बाय पिरामिडल। स्क्वायर बाय पिरामिडल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, सर स्क्वायर बाय पिरामिडल हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, स्क्वायर बाय पिरामिडल है। सर ये जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल के गया था तो 2 इलेक्ट्रॉन कहीं यहीं आ गया था कि नहीं आ गया था, बताओ। इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने दिखाई पड़ रहे हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने दिखाई पड़ रहे हैं बेटा। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो सर 0 दिखाई पड़ रहे हैं, बराबर कि नहीं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 0। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 तो बताओ स्ट्रक्चर कैसा, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक। तो ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्या एक स्ट्रक्चर से सीख पा रहे हो कि नहीं सीख पा रहे हो, मैं इसको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। डायमैग्नेटिक हो जाएगा। और डायमैग्नेटिक बताओ इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन थी क्या कम हो गई है कि ज्यादा हो गई है, भैया स्पिन का मतलब सिंगल सिंगल हो, और यहां पे तो क्या डबल हो गया ना, तो स्पिन कम कि ज्यादा। तो बताओ लो स्पिन या हाई स्पिन,
तो बताओ ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स? तो सर मैं इसको बोल सकता हूं दिस इज द लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, दिस इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या इतनी बात बराबर है कि नहीं बराबर है? तो ये कब हुआ है, ये कब हुआ है, जब हमने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लिया। क्या लिया है? तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लेते हो तो अगर इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है तो क्या पेयरिंग करा सकता है कि नहीं करा सकता है? सर अभी आपने एक और एग्जांपल ले रखा था, अभी आपने एग्जांपल ले रखा था क्या, K3 क्या ले रखा था बेटा, K4Fe F6 क्या ले रखा था, K4Fe और F6 क्या यही ले रखा था मैंने, K4Fe F6 ले रखा था कि नहीं? बताओ यहां आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, +2 है। अगर +2 है तो आप बताओ मैं यहां पे बोल दूं कि Fe का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे सर, 4s2 और 3d6 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बोलो 3d क्या लिखेंगे, 3d6 ये तो लिखेंगे कि नहीं, 3d6। और अगर ऐसा है तो Fe+2 का स्टेट क्या हुआ सर, Fe+2 की अगर मैं बात करूं तो Fe+2 की बात करूं तो यहां पे सर 4s2 है और यहां पे क्या 3d6 जो था, क्या अभी 4s2 से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? तो हमारे पास Fe+2 के पास में क्या क्या ऑर्बिटल बचेगा सर, हमारे पास जो बचेगा वो ये बचेगा कि नहीं बचेगा? देखो D के पास में हमारे पास 1 2 3 4 5, ये क्या 3D है? बोलो क्या है, 3d6 है। तो 1 2 3 4 5 और एक 6 इलेक्ट्रॉन। और सर यहां पे कौन सा बचा है सर, 4s बचा है कि नहीं बचा है? यस सर 4s बचा है। और क्या यहां पे 4p बचा हुआ है कि नहीं? यस सर 4p भी बचा हुआ है। सर यहां पे अभी भी 4d बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है? अगर 4 यूज हो गया है तो इसका मतलब d भी तो बचा होगा कि नहीं बचा होगा? तो 4p भी बचा है और 4d बचा है। क्या इस फ्लोरीन के अंदर इतना दम है कि पेयरिंग करा पाए क्या? तो क्या पेयरिंग होगा? नो सर, नो पेयरिंग। और अगर पेयरिंग नहीं होगा, अगर ये पेयरिंग नहीं करा रहा है तो बताओ अभी आपको कितने फ्लोरीन ऐड करने हैं, 6। कितने फ्लोरीन ऐड करने हैं, 6। कहां कहां लगा दें सर, एक फ्लोरीन यहां लगाइए, एक फ्लोरीन यहां लगाइए, एक फ्लोरीन यहां लगाइए, एक फ्लोरीन यहां, कितने हो गए, 4। और बताओ एक यहां लगेगा कि नहीं लगेगा, ये 4d है ना, और एक फ्लोरीन यहां लगेगा, कितने लग गए, 6। अगर ये 6 लग गए तो बताइए इसका अगर मैं बात करूं इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा सर? हाइब्रिडाइजेशन की बात आप कर रहे हैं ना, तो सर हाइब्रिडाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा सर, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, कितने सर, एक s यूज हुआ है, कितने p यूज हुए हैं, 3p, और d कितने यूज हुए हैं, 2। तो sp3d2, क्या सही कह रहा हूं, sp3d2 यूज हुआ। अगर sp3d2 है तो ये इनर d है कि आउटर d है, ये इनर डी है कि आउटर डी है? अगर आउटर डी है तो इसका बताओ ज्योमेट्री क्या आ जाएगा सर? ज्योमेट्री की बात करें, इसकी ज्योमेट्री क्या आ जाएगी सर? इसका ज्योमेट्री भी स्क्वायर बायपिरामिडल बोले, स्क्वायर बायपिरामिडल बोले, या फिर क्या बोल सकते हैं, जनरली जब आउटर डी वाला होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्टाहेड्रल। अगर ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, बताओ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कितने हैं? नंबर ऑफ सर 1 2 3 4, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 4। तो क्या ये पैरामैग्नेटिक होगा? बोलो ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। अगर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है तो पैरामैग्नेटिक होगा। और अगर पैरामैग्नेटिक होगा तो क्या इसके अंदर डायपोल मोमेंट भी निकाला जा सकता है कि नहीं, और मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाला जा सकता है सर? म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, √n+2 होता है कि नहीं होता है? बोलो n+2 होता है। तो बताओ क्या होगा, 4 और 4 दूनी 6, 6 6 24, और 24 का अगर अंडर रूट लेंगे तो कितना आएगा, 4 पॉइंट समथिंग आता है। जितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 पॉइंट x कुछ आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे तो आता है कि नहीं आता है? और क्या इसके अंदर स्पिन ज्यादा है कि नहीं? तो बताओ ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स? इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही? स्पिन बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर ज्यादा दिख रहे हैं, एक एक सिंगल सिंगल, तो स्पिन ज्यादा है। पिछले वाले में पेयर हो गया था ना, तो स्पिन कम नहीं हो गया था। बराबर है बात कि नहीं बराबर? अगर ये 2 बात समझ में आ गई आपको तो मैं आपको एक बात सिखाऊं, क्या बोल रहा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, दीज आर कैपेबल ऑफ पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ रिक्वायर्ड और जनरली फॉर्म इन अ डी कॉम्प्लेक्स। सही है, अगर रिक्वायरमेंट है तो पेयरिंग कराएगा, और जनरली फॉर्म इन अ डी कॉम्प्लेक्स, और लिखा जनरली फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है? क्या मैं बोल सकता हूं जनरली फॉर्म डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स? क्या ये भी सही है कि नहीं सही है? ये सारी बात सही है। और बोला कि अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो इनकैपेबल ऑफ पेयरिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। क्या पेयरिंग करता है, क्या नहीं करता है? जनरली फॉर्म आउटर डी कॉम्प्लेक्स, सही बात है सर। जनरली फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, एकदम सही बात है सर। जनरली फॉर्म पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, ये बात एकदम सही है कि नहीं सही है? बोलो क्या आपको वीबीटी समझ में आई कि नहीं समझ में आई? बोलो वीबीटी समझ में आई, वर्नर थ्योरी भी समझ में आई, वीबीटी भी समझ में आई होगी ना। इसमें 1 2 एक्सेप्शनल केस भी आते हैं। आप क्या करिएगा, अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन ना समझ में आए अभी तो आप एक काम करिएगा, मैं आपको 2 एग्जांपल दे दे रहा हूं, है ना। एक एग्जांपल दे दूं आपको, एक एग्जांपल दे दे रहा हूं मैं, एक एग्जांपल दे दे रहा हूं। क्या बेटा, K4 या एक काम करता हूं, K2NiCN4 दे देता हूं, K2NiCN4, ठीक।
और एक मैं बोल देता हूं कौन सा, K2 NiCl4। चलो मैं ये भी बता देता हूं, है ना, ये भी बता दूं, ज्यादा थोड़ा सा बता दूं, दो एग्जांपल और, हाँ, फिर उसके बाद अपना CFT आ जाएगा। रिजिडिटी के बाद CFT तो है, और CFT में क्रिस्टल फील्ड एक्सट्रावैलेंस एनर्जी, बस खत्म हो जाएगा ये। देखो अब इसके ऊपर ऑक्सीडेशन 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, +2। इसका भी 4 में से 2 जाएगा, +2 बचेगा, बराबर। सर मैं एक ही बार में समझा रहा हूं, निकल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होता है सर, 4s2 और 3d8 होता है ना, यही तो होता है कि नहीं होता है, सही कह रहा हूं, 4s2 3d8 होता है। तो सर अगर मैं बोलूं Na+2 है, क्या है Na+2, अगर Na+2 है तो 4s0 और क्या होगा बेटा 3d8, क्या यही होगा कि नहीं। तो मैं निकिल का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा सर, ये 3d8 होगा, तो यहां पे 3d8 के लिए 1 2 3 4 5, और यहां पे अगर मैं बोलूं हमारे पास ये कौन सा है, ये 3d है, ये 3d8 है, और ये कौन सा है, ये 4s है, ये क्या है 4s है, और ये कौन सा है बेटा हमारे पास में सर 4p है, 1 2 3, ये कौन सा है 4p है, बराबर है कि नहीं बराबर है। ठीक, हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन भरे हैं सर, 1 2 3 4 5, और ये 6 और ये 7 और ये 8, बराबर, बराबर कि नहीं बराबर। अब अभी मैंने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में बोला था, बहन इधर देख लो, मैंने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में बोला था, ध्यान से देखना, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में बोला था, या मैं बोलता जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला हो, तो कहां से बोला था, हमने कहा था इस ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं T2G, और हमने बोला था इसको क्या बोलते हैं EG, तो हमने कहा था EG से इलेक्ट्रॉन निकल के T2G में आ सकता है, लेकिन EG वाला EG में नहीं जा सकता। लेकिन जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला हो, कितने वाला, कोऑर्डिनेशन नंबर वाला 4 वाला हो, तो EG से EG में ही चला जाता है, समझ गए कि नहीं, EG से EG नहीं कर सकता, लास्ट में ही 2 में पेयरिंग करते हैं आपस में, है ना, यहां से ये उठ करके यहां नहीं आएगा, यही पेयरिंग कर लेगा। ये रीजन कहां से आता है, ये आता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी समझाता है इस बात को, समझे बात को कि नहीं। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जब समझाएगा तब मैं बात करूंगा, लेकिन ये बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो जब ऐसा होगा तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जब ऐसा होगा तो क्या होगा कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे क्या हुआ बेटा, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, बराबर कि नहीं बराबर। तो अब ये ऑर्बिटल खाली हो गया है, अगर ऑर्बिटल खाली हो गया तो क्या यहां CN लग जाएगा कि नहीं, एक CN यहां, एक CN यहां, और एक CN यहां, कितने हो गए 3, और एक CN यहां, बोलो कितने CN हो गए 4, तो इसको क्या बोलते हैं DsP2। बताओ इनर डी कॉम्प्लेक्स, इसका क्या नाम होगा, स्क्वायर प्लेनर, क्या नाम लिखो इसका, स्क्वायर प्लेनर, क्या नाम लिखो स्क्वायर प्लेनर। और बताओ इनर डी कॉम्प्लेक्स या आउटर डी कॉम्प्लेक्स, सर दिस इज इनर डी कॉम्प्लेक्स, कौन सा इनर डी कॉम्प्लेक्स, बताओ यही है कि नहीं है सर, इनर डी कॉम्प्लेक्स। और बताओ इसके बारे में, म्यू कैसा होगा, डाया या पैरा, n = 0, मतलब डाया या पैरा, सर डाया मैग्नेटिक, बराबर कि नहीं बराबर। ठीक, बताओ स्पिन है क्या सर, जब सब पेयरिंग हो गया तो बताओ लो स्पिन या हाई स्पिन, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई, लो स्पिन, डन। अच्छा अब यहां K2 NiCl4 की बात करें, K2 NiCl4 की, सर यहां पे डायरेक्ट आके कर दूं, सर यही तो है Na+2 ही तो था, हाँ सर वही तो था, लेकिन यहां पे क्या हुआ, यहां पे D का इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन भरा है, क्या पेयरिंग होगा क्या, नहीं सर। तो यहां पे S तो खाली हो गया था ना, हाँ S खाली हो गया था, और क्या खाली हो गया था सर, 4s खाली था और 4p खाली था, तो S के अंदर उठा के लगा दिए एक Cl, और यहां पे 1 2 3, यहां पे एक भी Cl लगा दीजिए, यहां पे एक Cl और यहां पे भी एक Cl, बताओ कितने ऑर्बिटल यूज हुए, 3, तो sp3 क्या हुआ, sp3, बताओ sp3 का नाम क्या था, टेट्राहेड्रल, क्या नाम था बेटा, टेट्राहेड्रल, क्या नाम था, टेट्राहेड्रल। अगर टेट्राहेड्रल नाम हुआ तो बताओ इसके अंदर इनर डी कॉम्प्लेक्स या आउटर डी, तो सर ये आउटर डी या इनर डी, सर डी है ही नहीं, डी है क्या, है नहीं डी, हाँ भैया बेटा क्लोरीन है ना, क्लोरीन तो वीक फील्ड लिगेंड है, खाली कार्बन और नाइट्रोजन से बना हुआ कंपाउंड, ये कार्बन का या नाइट्रोजन का बना हुआ कंपाउंड ही पेयरिंग कराता है, बराबर है कि नहीं बराबर। तो यहां पे तो है ही नहीं, तो sp3 बताओ इनर डी कॉम्प्लेक्स या आउटर डी, सर डी है ही नहीं, बताओ लो स्पिन या हाई स्पिन, सर हाई स्पिन या लो स्पिन, सर यहां पे देखिए आप एक चीज समझ में आ रहा है क्या, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, कैसा होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्यों, क्योंकि सर ये तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 2, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, n = 2, तो बताओ ये पैरा या डाया, सर पैरामैग्नेटिक, ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। और क्या होगा, पैरामैग्नेटिक के साथ साथ क्या होगा, अचानक से पैरामैग्नेटिक के साथ अगर मैं म्यू कितना आ जाएगा सर, √n और n+2,
अंडर रूट एन एन प्लस टू, यही तो है। म्यू इज इक्वल टू क्या, आपको बताऊं, 2 और 2 4 और 4 दूनी 8, और 8 का अंडर रूट कितना होता है 2 पॉइंट समथिंग, 2.12 लगभग जो भी आएगा। तो इत्तेफाक से जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है जितना उतना ही म्यू निकलता है, या जितना म्यू होता है उतना अनपेड इलेक्ट्रॉन निकलता है, आगे की वैल्यू सेम होती है। बराबर कि नहीं बराबर? क्या वीबीटी सीख पाए कि नहीं सीख पाए? डन, इतना सीख पाए सब लोग? ये है हमारे पास में वीबीटी की कहानी, ठीक। और किसकी जुबानी? एनडी सर की जुबानी। ठीक है, ये लाइन बहुत टेढ़ी है, मुझे मजा नहीं आया। वीडियो में आ गई, अब थोड़ी दिख रहा है। लाइन वाला पार्ट में काट दूंगा, कटेगा नहीं बेटा। एक होता है ट्रांसफर रूल, ये भी सीखना है, बहुत जरूरी, ठीक। ट्रांसफर रूल ये भी सीखना है। और ये देखो, एक 6 वाले में, एक 4 वाले में, ये सवाल आपसे फंसेगा ज्यादातर, वीबीटी का सवाल है, यही फंसेगा। सर यहाँ पे कोबाल्ट है और 6 में से 4 जाएगा, कोबाल्ट के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +2, कितना है बेटा +2, ठीक है। तो सर कोबाल्ट का अगर मैं डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो सर 4s2 और 3d7 होता है। अरे 4s2 3d7 होता है कि नहीं? तो कोबाल्ट +2 का कितना हो गया 4s0 और 3d7। डन। तो सर कोबाल्ट का वो बनाऊं, ये लो, एक 2 3 4 5। डन। नेक्स्ट, यही है। और फिर यही है। सर यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन भर दें 7, तो एक, ये कोबाल्ट +2 है, तो एक, देखो 1 2 3 4 5 और 6 और 7, बराबर कि नहीं बराबर? अब बेटा देखो, ये 2 वाले इलेक्ट्रॉन पेयर कर सकते हैं यहां करके, बराबर है कि नहीं बराबर? तो यहां पे CN6 है, तो ये उठा के तो पेयर हो गया। अगर ये पेयर होगा तो ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा बोलो? ये तो आकर के पेयर हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन तो चला गया, है ना, और ये पेयर हो गया। तो अब क्या ये पेयर हो गया, बराबर, ये तो पेयर हो गया। अब क्या इस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से इनर डी बनने से रुक रहा है? क्या इस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से इनर डी बनने से रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है? बताओ, रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है? तो क्या करेंगे तब? ऐसे हरामखोरों को क्या करते हैं, उठा के फेंक देते हैं बाहर। 1 2 3 4 5, मैंने कहा इसको उठा के फेंक दो बाहर। बोलो, ये फेंक दिया बाहर, तो यहां से भी चला गया इलेक्ट्रॉन, यहां से भी चला गया कि नहीं? क्या ये इनर डी कॉम्प्लेक्स बन सकता है कि नहीं बन सकता? अब देखो क्या बना, सर यहां पे उठा के लगाओ ना अपना CN, यहां पे लगाओ ना CN, यहां पे भी लगाओ ना CN, ये लो CN लग गया, ये भी CN लग गया, और ये भी CN लग गया। बताओ कितने CN लग गए? 6 लग गए। बताओ ये क्या बन गया? D2sp3, बराबर, D2sp3 ये हो गया। अब D2sp3 बताओ इनर डी कॉम्प्लेक्स या आउटर? इनर या आउटर? इनर। अच्छा DS हो गया, इनर या आउटर? इनर हो गया। बताओ स्क्वायर प्लेनर कि स्क्वायर बायपिरामिडल? सर स्क्वायर बायपिरामिडल क्या हो जाएगा? स्क्वायर बायपिरामिडल। क्या पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? पैरा या डाया? सोच लो पहले, हाँ बताओ, सोच लो पहले। एक अनपेड है तो क्या होगा? हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं, अनपेड तो है ना कॉम्प्लेक्स में, तो अनपेड होगा तो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। तो मैंने इसलिए जनरली लिखा था, जनरली लिखा था कि नहीं? ऐसे दिक्कत होगी तो क्या आ सकता है कि नहीं? तो पेड। अब मुझे एक बात बताऊं, अच्छा हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहा है? DSP, क्या ये वाला इन्वॉल्व हो रहा है क्या? तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री बैठा हुआ है कि नहीं? अगर फ्री बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन तो क्या कहेगा, हम रिड्यूसिंग एजेंट के तरीके से बिहेव कर सकते हैं, हम किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, हम चाहते नहीं यहां रहे, हो सकता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिड्यूसिंग एजेंट के तरीके से बिहेव करेगा। क्या सही बात कह रहा हूं? रिड्यूसिंग एजेंट के तरीके से बिहेव करेगा। डन, इतनी बात समझ में आई? तो सर यहां पे क्या होगा, ये तब समझ में आ गया कि नहीं? तो इसको क्या बोलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से अगर इनर डी कॉम्प्लेक्स बनने से रुक जाए
तो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को उड़नछू करा देते हैं। क्या बोल देते हैं उसको, ट्रांसफर रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसफर रूल। क्या बात समझ में आई कि नहीं? वो इन्हीं दो कॉम्प्लेक्स में जनरली लागू होता है और कहीं लागू भी नहीं होता है। कई बार फंस जाओगे ऐसे सवाल पे, तब ये ट्रांसफर कर लेना, ठीक। लेकिन इनर डी कॉम्प्लेक्स बनने से एक इलेक्ट्रॉन अगर रोक रहा हो तो तभी करते हैं, क्योंकि इनर डी कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होता है आउटर डी के, ठीक। अब यहां पे क्या होगा, कॉपर के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? सर कॉपर 4 और ये 2, कॉपर के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, +2। कितना हो गया, +2, बराबर है। तो सर वो तो वैसे ही पता है कि आपको 4s2 होता है और 4s1 होता है और 3d10 होता है, बराबर कि नहीं बराबर? सर यहां पे अगर कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट पे लिखें तो हमारे पास में सिंपल बात है कि सर डी के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इस बार, 1 2 3 4 5, और ये अब देखो 9 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और ये 9, डन, बराबर कि नहीं? अब अभी तो हमारे पास में यहां पे पी भी तो खाली बचा है कि नहीं बचा है, खाली बोलो, खाली बचा है पी कि नहीं? अब अगर खाली पी बचा है, क्या अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इधर उधर कहीं चला जाए, लेकिन अब यही है ना कि पेयरिंग कराने वाला और उड़ाने वाला, ट्रांसफर कराने वाले के लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का होना जरूरी है कि नहीं? अब पता लगा सीएल लिए होते तुम ट्रांसफर करा रहे हो, होता क्या ट्रांसफर रूल? नहीं लागू होता, खाली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ में लागू हो सकता है ट्रांसफर रूल भी और पेयरिंग रूल भी, बराबर कि नहीं? और एक इलेक्ट्रॉन की वजह से अगर अनपेयर बनने से बचे तो हम उसको ट्रांसफर करा लेंगे। अब ये क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर करा करके कहां भेज देंगे, यहां पी में भेज दें। कोई दिक्कत आपको? बोलो, है क्या दिक्कत? नहीं है। ट्रांसफर हो गया। बताओ कितने कितने लगाने हैं? 4 अमोनिया लगाने हैं। एक अमोनिया लग गया, बोलो दूसरा अमोनिया कहां, यहां लग गया। और बताओ तीसरा अमोनिया कहां लग गया, ये सब तीसरा अमोनिया यहां लग गया। चौथा अमोनिया कहां लग गया, यहां। अगर 4 अमोनिया बैक टू बैक लगे हैं, आप बताओ क्या इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, DsP2। क्या DsP2 होगा? इनर डी आउटर डी, इनर डी स्क्वायर प्लेनर, ये सब बात बराबर है कि नहीं? बताओ लो स्पिन या हाई स्पिन? लो स्पिन। कैसा? लो स्पिन। अब एक बात बताओ, यहां पे भी तो एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पे भी तो एक इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन है तो क्या ये भी रिड्यूसिंग एजेंट के तरीके से बिहेव कर सकता है? कर सकता था, लेकिन मैंने एक बात आपसे बोली थी अभी कि जब यहां पे ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व कर रहे थे तो जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व कर रहा था क्या? ये वाला ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा था क्या? नहीं। और ये वाला ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हम अगर कई ऐसे ऑर्बिटल में हैं जहां इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिटल में है जो ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व हो रहा है, क्या मैं उस इलेक्ट्रॉन को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करा सकता हूं क्या? वो छोड़ेगा ही नहीं। तो क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? अगर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसको क्या बोल सकते हैं, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या बोल सकते हैं? नॉट वर्क एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, नॉट वर्क एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। डन, खत्म हो गया। तो ये है हमारे पास में बीबीटी। समझ में आया बात कि नहीं समझ में आया? ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कौन सा, सीएफटी। हाँ, एक चीज और देखो, स्ट्रेंथ रूल। जैसे कोबाल्ट के साथ ऑक्सीजन बेस कभी भी लिगेंड आ जाएगा तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के तरीके से बिहेव करेगा। अब आपके एक हमारे पास में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड का एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दे रखा है, आपकी बुक में दे रखा है। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन वीक फील्ड लिगेंड है, आप यहां पे नोट डाउन कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा कौन सा है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर। उसके अंदर दिखा रखा है कि कहां से कहां तक, मेनली कार्बन और नाइट्रोजन वाले, मैं अभी बता भी दूंगा कहां कहां पे है, मेनली कार्बन और नाइट्रोजन वाले, है ना। अब बताओ, अगर मैं बोलूं कि कोबाल्ट के साथ, हमने बोला था कार्बन नाइट्रोजन वाले तो कौन से स्ट्रॉन्ग होते हैं, ऑक्सीजन वाले हाइड्रोजन क्या होते हैं, वीक। लेकिन कोबाल्ट के साथ कोई भी ऑक्सीजन वाला लिगेंड आएगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड हो जाएगा। अच्छा, निकल +4 स्टेट में है, अगर फ्लोरीन उसके साथ आ गया, Na+4 स्टेट में है और फ्लोरीन भी उसके, फ्लोराइड भी उसके साथ में आ जाए, तो फ्लोराइड तो हाइड्रोजन है ना, और हाइड्रोजन के साथ तो वीक फील्ड लिगेंड ना, लेकिन इसके साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाएगा, बराबर। अगर मैं बोलूं कि 4D 5D एलिमेंट है, 3D छोड़ करके, मतलब ये आयरन वाली परिवार को छोड़ के उसके नीचे वाला कोई है, तो उसके साथ कोई भी हाइड्रोजन होगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, बराबर। और अगर मैं बोलूं Mn+2 के साथ अमोनिया आ जाए, तो अमोनिया तो नाइट्रोजन वाला कंपाउंड है ना, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता था, वो कैसा हो जाएगा, वीक फील्ड लिगेंड हो जाएगा। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? क्या एकदम क्लियर हुआ टॉपिक, क्लियर क्लियर हुआ? तो ये है हमारे पास में बीबीटी। अब बीबीटी के बाद में क्या बात करते हैं हम लोग, सीएफटी के बारे में। सीएफटी क्यों आया था सर? जहां पे बीबीटी काम करना बंद कर दिया था वहीं पे सीएफटी की शुरुआत हुई थी। बीबीटी के कुछ ड्रॉबैक थे। बीबीटी के ड्रॉबैक क्या क्या थे मैं वो बता दे रहा हूं। बीबीटी के ड्रॉबैक कौन कौन से थे मैं बता दे रहा हूं। ड्रॉबैक ऑफ बीबीटी की अगर मैं बात करूं तो मैं लिखा नहीं हूं ड्रॉबैक ऑफ बीबीटी, मैं बस बता देता हूं कि ड्रॉबैक ऑफ बीबीटी क्या क्या था। सर ड्रॉबैक ऑफ बीबीटी की अगर मैं बात करूं
तो इट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एजम्पशन, इसमें खाली नंबर ऑफ एजम्पशन पे काम चल रहा था कि ये चीज अज्यूम की गई, ये चीज अज्यूम की गई। दूसरी चीज एक्चुअल रीजन, मतलब यहां पे जो एक्चुअल रीजन था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कैसे क्या कर रहा था कि पेयर कर रहा था, नहीं बता पाए, बराबर है कि नहीं बराबर है। और दूसरी चीज इन्होंने ये भी नहीं बता पाए कि कोई भी कॉम्प्लेक्स का जो कलर आता था, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये चीजें नहीं होता पाए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तीन चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इन तीनों कमियों को दूर करने के लिए एक्चुअल एक्सप्लेनेशन उसका मतलब पेयरिंग और नॉन पेयरिंग का किसने दिया? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने, बराबर है कि नहीं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्या, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सुनो ध्यान से, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है सर? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहता है? कहता है कि देखो आप जो कोई भी मेटल है ना, किसी भी मेटल को आप क्या करिए, सेंट्रल मेटल होता है, तो सेंट्रल मेटल को आप क्या करिए, पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए। क्या मान लीजिए? यू हैव टू अज्यूम एज अ पॉजिटिव चार्ज। ये कैसा होगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज होगा। कैसा होगा ये? पॉजिटिव चार्ज। और जो लिगेंड होता है, लिगेंड को यू हैव टू अज्यूम लिगेंड एज अ नेगेटिव चार्ज। कैसा? नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जब आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो क्या ये इसके ऊपर अटैक करेगा कि नहीं करेगा? अगर अटैक करेगा तो क्या स्ट्रॉन्ग, मतलब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा कि नहीं? बोलो क्या लगेगा बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलो भैया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी आएगा। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके अंदर आया, ठीक, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, सेंट्रल मेटल के पास डी ऑर्बिटल है ना, सेंट्रल मेटल के पास डी ऑर्बिटल है कि नहीं? हम लोन पेयर कहां दे रहे हैं? डी में तो देते हैं कि नहीं देते हैं? डी में तो देते हैं। तो डी के हमारे पास कितने ऑर्बिटल है? 5। कितने ऑर्बिटल है बेटा? 5। कितने ऑर्बिटल है हमारे पास? 5। तो 5 ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5, बराबर। और 5 में कौन सा? एक डी एक्स वाई, एक डी वाई जेड, और एक डी जेड एक्स, और एक डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और एक डी जेड स्क्वायर। सर जब 5 ऑर्बिटल हैं तो इसके ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जब प्रेशर पड़ेगा तो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से टूटेगा? और टूटेगा तो ये भागेगा, जितने ऑर्बिटल में है ये टूटेगा ना। अच्छा, सिमेट्रिकल तो डिस्ट्रीब्यूशन हो नहीं सकता इसके अंदर क्योंकि 5 है, तो किसमें टूटेगा? अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो क्या होगा, कुछ इसके लोअर एनर्जी में चले जाएंगे और कुछ इसमें चले जाएंगे हायर एनर्जी में। तो क्या अकॉर्डिंग टू अबाउट जिस तरीके से एमओटी नहीं आया था कि कुछ लोअर एनर्जी और कुछ हायर एनर्जी, और हमने इलेक्ट्रॉन पहले कहां फिलिंग करी थी? लोअर वाले में, फिर कहां करी थी? हायर वाले में। तो क्या उसी तरीके से इसके अंदर जब ऑर्बिटल टूटेंगे तो जनरली जब हेक्साडेंटेड लिगेंड होगा, कौन सा? हेक्साडेंटेड। कौन होगा? हेक्साडेंटेड, मतलब 6 लिगेंड वाला, या हेक्साडेंटेड या कह सकते हो 6 लिगेंड एक साथ अटैक करेंगे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा, तब ये टूटेगा। तो किसमें किसमें जाएगा सर? ये 3 वाले में जाएगा टूट करके, किसमें? 3 वाले में और 2 वाले में। और 3 वाले में जब जाता है तो इसका नाम क्या होता है? T2G। और 2 वाले में जब होता है तो उसका नाम क्या होता है? EG। अब तुम सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। कोई ऐसा लिगेंड जो कार्बन और नाइट्रोजन से बना है, कार्बन या नाइट्रोजन से बना है, बहुत समझदारी से सुनना। और मैं बोला हूं कि कार्बन और नाइट्रोजन सबसे अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं कि नहीं होते? और जब डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन तो क्या जबरदस्त डोनेट करेंगे कि नहीं करेंगे? और जबरदस्त डोनेट करेंगे तो क्या सेंट्रल मेटल के ऊपर जब डोनेशन किए तो क्या उस सेंट्रल मेटल को तोड़ के रख देंगे? तोड़ के रख देंगे कि नहीं? और जब टूटेगा तो 3 लोअर एनर्जी में, 2 हायर एनर्जी में जाएगा कि नहीं? और वो कब? वो कौन से लिगेंड की बात कर रहे हैं? जब 6 लिगेंड एक साथ अटैक कर रहे हो। हेक्साडेंटेड की बात कर रहा हूं मैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? तो क्या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कराएगा कि नहीं कराएगा? स्प्लिटिंग कराएगा कि नहीं? और स्प्लिटिंग कराएगा तो कैसे कराएगा? 3 नीचे और 2 ऊपर। याद है कि नहीं? मैंने कहा था एक इलेक्ट्रॉन यहां भरो और दूसरा यहां भरो, तीसरा यहां भरो, चौथा पांचवा यहां भरा जाता था कि नहीं भरा जाता था? चौथा पांचवा यहां भरा जाता था कि नहीं? ये तो भरा जाता था। तो हमने कहा था चौथा पांचवा अगर वहां भर भी दोगे, चौथा पांचवा यहां भर दोगे, चौथा पांचवा भर दोगे ना, तो छठा यहां भरोगे कि नहीं भरोगे? छठा सातवां। तो मैं कह रहा हूं कि यहां जो 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, जहां से ये शुरुआत होना था, वो इलेक्ट्रॉन ला करके यहीं भर दो ना, पहले पेयरिंग इसको करा लो। ये तो है। तो क्या एक्चुअल रीजन समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि इसका जो EG ऑर्बिटल होता है हायर एनर्जी में चला जाता है, तो यही इलेक्ट्रॉन भर करके अपने आप को स्टेबल कर लेता है, हायर एनर्जी में जाते ही नहीं है। अगर मान लो 8 होता तब तो सर 1 2 3 भर लिया, फिर 4 5 6 यहां भर लिया, फिर 2 यहां भरते। अगर 6 होता तो हिसाब से तो ये होना चाहिए। जैसे आयरन नहीं था तो आयरन में मैंने क्या किया था? सुनो, आयरन में मैंने किया क्या था सर? आयरन था ना, तो आयरन में सर यही तो क्या था, 1 2 3 और 4 5 और फिर आके 6 यहां भरा था कि नहीं भरा था? ये तो हुआ था कि नहीं? और फिर मैंने 2 उठा करके, ये दोनों उठा करके और क्या क्या था, यहाँ पेयरिंग कराया था, यहाँ पेयरिंग कराया था, ये काम तो कराया था। सर आप चाहो तो यहां पेयरिंग कराओ, या फिर आपसे बेहतर तो ये है ना कि सर क्यों पेयरिंग कराएं? सर जब नीचे वाला ऑर्बिटल तो पहले नीचे वाले में तो भरेंगे, तो 1 2 3 फिर 4 5 6। क्या हम ऊपर EG में लेके जाएं कि नीचे भर पहले पेयरिंग कराएं? तो जब कभी भी
क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये कहता है कि जब भी कोई सेंट्रल मेटल आयन हो और उसके ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, जब उसके ऊपर अटैक करेगा तो एक तरीके का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा, उस ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग करा देगा। और अगर लिगेंड 6 वाले हैं, अगर लिगेंड 6 हैं, तो वो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी होगी। क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी होगी। ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी जब होगी तो जो डी के 5 ऑर्बिटल हैं वो 3 नीचे और 2 ऊपर की तरफ, तो 3 नीचे में एक एक इलेक्ट्रॉन भरो, और फिर ऊपर तो भर नहीं सकते, तो यहां पे नीचे नीचे फिर भर जाता है। तो उसी को क्या बोलते हैं? एक्चुअल रीजन ऑफ पेयरिंग इज कि दोनों के बीच में एनर्जी का डिफरेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों के बीच में एनर्जी का डिफरेंस हो जाएगा। क्या इतनी बात बराबर समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? पहला रीजन समझ में आया, एक्चुअल रीजन फॉर स्प्लिटिंग? क्या पहला रीजन समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बोलो, ये समझ में आया कि नहीं? और बोले कि कई बार तो डी के ऑर्बिटल कुछ ऐसे भी होते थे जो पेड थे। कैसे थे? पेड थे। उसके बाद में भी वो कलर शो कर रहे थे, जबकि कलर वो शो करते हैं तो जो अनपेड होते हैं। तो उसका एक्सप्लेनेशन आता है डीडी ट्रांजिशन। क्या आता है? डीडी ट्रांजिशन। बेटा ये है तो एक ही ऑर्बिटल ना। अब मान लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन यहां भरे, 6 इलेक्ट्रॉन भरे, इसको बाहर से एनर्जी मिलेगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, ऊपर से निकल करके एनर्जी रिलीज करेगा, ऊपर हायर जाएगा, लोअर आएगा, हायर जाएगा, लोअर आएगा कि नहीं आएगा? तो आप चाहो तो एनसीईआरटी इसको पढ़ना घर पे या हमारे नोट्स में जाके पढ़ना कि यहां पे हायर एनर्जी लोअर एनर्जी में जब जाएगा तो क्या डी इलेक्ट्रॉन निकल करके यहां गया, यहां से आकर के यहां आएगा कि नहीं आएगा? और जब यहां नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, और जब ऊपर जाएगा तो एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा। एनर्जी रिलीज, एनर्जी ऑब्जॉर्व, क्या डी के अंदर ट्रांजिशन हो रहा है कि नहीं? और डीडी का जगह ट्रांजिशन हो रहा है, तो डीडी ट्रांजिशन का मतलब क्या है कि यहां पे एक तरीके का एनर्जी रिलीज होगा कि नहीं होगा, और वो एनर्जी जो रिलीज होगा उसका वेवलेंथ जो होगा वो कहां पे जाके गिरेगा? विबग्योर रीजन में। कौन से रीजन में? विबग्योर रीजन में। और विबग्योर रीजन में होगा तो क्या कलर देगा कि नहीं देगा? तो क्या सीएफटी ने दोनों चीज एक्सप्लेन कर दी कि नहीं एक्सप्लेन कर दी? कि स्प्लिटिंग हो जाता है ऑर्बिटल का, तो वहां पे पहले लोअर एनर्जी वाले को पेयर करते हैं, फिर हायर एनर्जी वाले को। और दूसरी बात इन्होंने बोल दी कि लोअर और हायर एनर्जी के बीच में जो एनर्जी गैप आ जाता है उसकी वजह से इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से ट्रांजिशन करते हैं, और उस ट्रांजिशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डीडी ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं उसको? तो क्या डीडी ट्रांजिशन की वजह से कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स आता है कि नहीं आता है? बोलो, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? क्या दोनों बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अब मैं बताऊं आपको सीएफटी क्या होता है? यही होता है। बताओ, समझ में आ गया कि नहीं? क्वेश्चन किससे करोगे? सीएफटी से करोगे कि आप बीबीटी से करोगे? बीबीटी से करेंगे। मुझे रीजन जानना है कि क्वेश्चन इजी करना है, तो आपको बेहतर तरीका क्या है? बीबीटी से आप क्वेश्चन करिए। बीबीटी से हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो आसानी से कि कौन इलेक्ट्रॉन कहां पेयर होगा, कितने डी के खाली बचेंगे, तुरंत पेयर कर दोगे। ये हाइब्रिडाइजेशन नॉर्मल ऐसा नहीं निकलेगा जैसे हम लोग पी ब्लॉक में निकाल देते, केमिकल बॉन्डिंग का निकाल लेते हैं। इसमें आपको हर मेटल का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन निकाल करके पेयरिंग वेरिंग करा करके देखनी पड़ेगी, तब हाइब्रिडाइजेशन निकाल पाओगे। अगर नहीं निकाल पाना तो आना, बताना, पूछना, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे निकाला जा सकता है। लेकिन मैंने आपको सीएफटी के बारे में सारी बेसिक नॉलेज दे दी है। एक सीएफटी का मैं फिगर भी बना दिया हूं, फिगर भी देख लेते हैं। ये है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का फिगर, देख लो। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का फिगर भी दे रखा है। देखो, कोई भी मेटल आयन है तो फ्री मेटल आयन यहां पे दे रखा है, और एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल, मतलब एवरेज एनर्जी जो इसकी ये है। अब जब इसके ऊपर कोई लिगेंड आकर के अटैक किया, मान लो कोई लिगेंड आकर के अटैक किया होगा, तो जब लिगेंड आकर के इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये डी ऑर्बिटल टूटेगा। अब ये देखो, इसमें टी2जी में टूट रखा है कि नहीं टूट रखा है? ये टी2जी में टूट रखा और ये ईजी में टूट रखा। इसके अंदर एनर्जी का कुछ ना कुछ डिफरेंस आ सकता है। यहां जो पॉइंट आता है उसको क्या बोलते हैं? बैरी सेंटर। क्या बोलते हैं उसको? बैरी सेंटर। और इसके नीचे जो एनर्जी आएगी, मतलब इस ऑर्बिटल की एनर्जी से कुछ लोअर एनर्जी में गया, कुछ हायर एनर्जी में गया। क्या इट जस्ट लाइक अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी? क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? क्या उसी तरीके का होगा कि नहीं होगा? ठीक, बात बराबर समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? तो ये है हमारे पास में, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं हम लोग। हाँ, तो थोड़ा सा जब व्हाइट होता तो मेरा चेहरा काला हो जाता है, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं, मतलब उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मतलब लाइट का इफेक्ट है। ये कोई ना लगे कि हाँ लग रहा था सर का क्रीम गिर गया था। ठीक, चलो खैर। तो स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और आता है, दोनों चीज समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? अच्छा, जब आप 4 वाला हो तो ऐसे बनता है ना कि मान लीजिए कोई डी ऑर्बिटल है यहाँ पे, हमने यही तो बोला, हमने कहा कि एक लो पैसा लगा है, बोलो भाई। ये देखो, 1 2 3 4 5, और ये क्या है? 1 2 3 4 5। ये देखो 2, ये 1, ये तो है, बराबर है कि नहीं? अब ये देखो, ये क्या है? ये
स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये क्या बेटा, स्प्लिटिंग ऑफ जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा ना तो इसका नाम क्या होता है बेटा, T2G। इसका नाम क्या होता है, T2G, और इसका नाम क्या होता है, EG। बराबर है कि नहीं। और यहां से जो पॉइंट निकल के जाता है, ध्यान से देखना, यहां से जो पॉइंट निकल के जाता है उसको क्या बोलते हैं, बैरी सेंटर। क्या बोलते हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं, बैरी सेंटर। बराबर है कि नहीं, बराबर है, इसको बोलते हैं बैरी सेंटर। और एक पॉइंट ये है हमारा, एक लाइन ये है हमारा, और एक लाइन हमारे पास में ये है। इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसको हम लोग स्प्लिटिंग एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा ओ से। किससे, डेल्टा ओ से, मतलब इसको डेल्टा ओ बोलते हैं ना, स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल एनर्जी। और जो ऊपर की तरफ होता है, ऊपर की तरफ जो ऑक्टाहेड्रल एनर्जी आती है वो कितनी निकल के आती है इसके अंदर, हाँ इसके अंदर कितना था, 0.6, कितना था बेटा, ये कितना आता है 0.6, ये कितना होता है 0.6, और ये कितना होता है 0.4। ये तो होता है कि नहीं होता है, बराबर है कि नहीं बराबर है। तो क्या अगर इसके अंदर ये हो सकता है तो क्या टेट्राहेड्रल में भी होगा। और टेट्राहेड्रल के अंदर आपको मैंने बता रखा था, याद होगा शायद, टेट्राहेड्रल के अंदर अगर स्प्लिटिंग की बात करें, टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग की, तो टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग याद है ना बेटा, टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग भी आपको ऐसे तो करा रखी थी, बस यहीं पे थोड़ा सा एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। और यहां पे क्या होगा, यहां पे देखो, यहां पे क्या होगा, ये 1 2 3 4 5, और ये कितना होगा 2, और ये 1, और ये 2, और ये 3। तो ये क्या होगा Eg, और ये क्या हो जाएगा T2G। बराबर है कि नहीं। तो अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो भरा जाता था ना, तो याद नहीं है, हम यही का पेयरिंग उठा के करा देते थे, पहले यही पेयरिंग करा दो, कहा था नहीं, क्या कहा था, क्योंकि ये तो भरा ही होगा, और यही उठा के पेयरिंग कराते थे, याद है कि नहीं। तो हमको बस यही चीज करना होता है स्प्लिटिंग ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। तो ये बात मुझे लगता है क्लियर हो गई होगी। एक वैल्यू और आती है CFSC। क्या होता है बेटा, CFSC। CFSC जानते हो किसको बोलते हैं, ये क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसको क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्प्लिटिंग ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। सर स्प्लिटिंग ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा है सर, टेट्राहेड्रल, ठीक, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। देखिए काम की चीज आपको जो बताने जा रहा हूं, और 2-3 चीजें हैं काम की, वो आपको बस याद रखना है, बस खत्म हो चुका है ये, ठीक। हमारे पास काम की चीज क्या है, एक होता है फार्मूला CFSC का, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी निकालने का तरीका क्या होता है, किसकी एक वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी निकालने का तरीका क्या होता है, फार्मूला क्या होता है सर, n इंटू में क्या होता है, माइनस 0.4 होता है कि 0.04, 0.4, और इंटू में क्या, इंटू में क्या, T2G एट EG, T2G इंटू में T2G, और प्लस M, और इंटू में माइनस 0.6, और EG, और साथ में XP। सर ये M क्या है, N क्या है, ये थोड़ा सा समझ में कम आया, ठीक है। M क्या है, N क्या है, ये एक काम करते हैं, इसको T2G हटा ही दो। ये N क्या है, T2G के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, T2G के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा, N। और यहां जो EG के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, M। बराबर है कि नहीं। तो अब मान लो कि एक एग्जांपल में बोलूं, और ये X क्या है, तो ये M क्या मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G, N क्या है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G, और M क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG। और ये डेल्टा O क्या है, स्प्लिटिंग एनर्जी। स्प्लिटिंग एनर्जी है कि नहीं है। अब मैं एक एग्जांपल लिया, मेरे पास एक एग्जांपल है, कौन सा बेटा, अगर हम एक एग्जांपल ले लें कि K4 Fe6, क्या ले ले बेटा, K4 और Fe6। मैंने क्या लिया, K4 और Fe6। जनरली यही तो कॉम्प्लेक्स लेते हैं कि नहीं लेते हैं। तो आप बताओ इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, +2। तो यहां पे बताओ कि हमारे पास में जो D है, अब एक बात बताओ कि एक चीज सिंपल सा बात बताओ कि Fe के पास में 6 इलेक्ट्रॉन थे, Fe+2 के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, सर D में 6 थे कि नहीं थे, बोलो D में कितने थे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गया, और 4s2 था कि नहीं था, 2 इलेक्ट्रॉन 4s तो चले जाएंगे। D में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 और 1 6,
बराबर कि नहीं बराबर। लेकिन क्या ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है? क्या ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है? तो ये जो इसके अंदर जो ऑर्बिटल दिखेगा तो आपको इस तरीके से नहीं दिखेगा सर, एक T2G ऑर्बिटल दिखेगा। कितना दिखेगा? T2G। तो 6 इलेक्ट्रॉन थे तो T2G दिखेगा और क्या दिखेगा? Eg दिखेगा। बराबर। तो 1 2 3 और 4 5 और 6 ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो बताओ इसके अंदर आपको जो इसका CFSC निकलेगा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, इसका CFSC निकलेगा। बताओ इसके अंदर T2G में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 और इनटू में कितना? माइनस। ये भी माइनस था कि ये प्लस था? ये प्लस था। तो 0.4 और इनटू में स्टेबिलिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल एनर्जी। और बताओ Eg में कितने इलेक्ट्रॉन? Eg में कितने इलेक्ट्रॉन? 0। Eg में कितने इलेक्ट्रॉन? 0। और Xp कितना? कितने न्यू पेयर बने? एक ही पेयर तो था। अभी बताओ इसकी स्प्लिटिंग होने के लिए कितने नए पेयर बन गए? 2 और बन गए ना। तो 2 इंटू में P। तो क्या आपको पेयरिंग एनर्जी दे रखा हो, स्प्लिटिंग एनर्जी दे रखा हो, तो क्या आप उसका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी नहीं निकाल सकते हैं? बोलो निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? किसी का भी आप निकाल सकते हो एकदम सिंपल तरीके से। बराबर है कि नहीं बराबर है? अगर मान लो फॉर एग्जांपल इसी का दे रखा होता, एक मान लो ये दे रखा होगा K4 और किसका दे रखा होता? Fe F6 का, K4 Fe F6 का। तो सर इसका कैसे निकालते? सर इसका भी निकालना आसान था। कैसे सर? इसका भी निकालना इसलिए आसान था क्योंकि सर फिर इसके अंदर आयरन के अंदर भी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? सर वही 6 वाला इलेक्ट्रॉन कितना होगा? Fe+2 है ना। तो D के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे? 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 और 6। अब लेकिन इस बार क्या T2G ऑर्बिटल कितने हो गए बेटा हमारे पास? ये T2G होगा कि नहीं होगा? इसका T2G होगा, इसका Eg भी होगा। क्या ये पेयरिंग कराएगा क्या? नहीं। तो 1 2 3 और 4 और 1 5 और 1 6। अब बताओ T2G में कितने इलेक्ट्रॉन? अगर इसका CFSC निकालना है, किसका? मैं इसका CFSC निकाल रहा हूं, ध्यान से देखना, इसका CFSC निकाल रहा हूं। सर ध्यान से बताइए इसके CFSC का बताओ T2G में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? सर 2 2 4। तो 4 इंटू में कितना? -0.4 और इंटू में डेल्टा O। और बताओ डेल्टा O बराबर कि नहीं? अगर एक बार बताओ इसके अंदर Eg में कितने इलेक्ट्रॉन सर दिख रहे हैं? 2। Eg में कितने दिख रहे हैं? 2। तो 2 इंटू में कितना? 0.6। 2 इंटू में कितना? 0.6। क्या इसके अंदर पेयरिंग होगा? तो जहां पेयरिंग होगा वहां ये P आएगा और जहां पे पेयरिंग नहीं होता वहां Eg आता है। जनरली यही होता है। बराबर। हो सकता है दोनों आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन क्या इसका वैल्यू बताओ। अब इसके अंदर तुमको डेल्टा O पता हो तो क्या CFSC नहीं निकाल लोगे? निकल जाएगा कि नहीं? तो बस इसी से CFSC निकल जाता है। और जिसका CFSC क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग ज्यादा होता है एनर्जी, मतलब जितना ज्यादा उसका स्टेबिलिटी उतना ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी पे डिपेंड करता है। बात बराबर है कि नहीं बराबर है? ये नोट डाउन कर लिया सबने? ठीक, ये है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। और इसी के साथ ये हमारा टॉपिक क्या होता है? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी खत्म हो जाती है। लेकिन आपको कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी किन किन बातों पे डिपेंड करती है, आपको ये भी जानना जरूरी है। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, यहाँ पे एक पॉइंट आपको बता दे रहा हूं, ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ ना जी? देखो ध्यान से मैं बोलता हूं फैक्टर्स, अरे सुनो बेटा, फैक्टर्स स्टेबलाइजिंग। किसी को कोई डाउट आए या कुछ हो तो आप हमें पर्सनली भी भेज सकते हैं या फिर आप उसी यूट्यूब पे कमेंट कर दिया करें, और जो लोग यहाँ हैं वो लोग यहाँ बोल भी सकते हैं हमको। फैक्टर्स स्टेबलाइजिंग क्या था बेटा? अच्छा फैक्टर्स अफेक्टिंग था ना? हाँ अच्छा, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या? स्प्लिटिंग एनर्जी था। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या? क्रिस्टल नहीं भाई, तुम लोग कंफ्यूज कर रहे हो हमको। स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना, स्प्लिटिंग एनर्जी, सीधा सीधा स्प्लिटिंग एनर्जी। सबसे पहली चीज तो किस पे डिपेंड करता है सर? वो तेजी से कराएगा, वो ज्यादा तेजी से स्प्लिटिंग कराएगा जो ज्यादा स्टेबल होगा, या कह सकते हो जिसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, जिसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं ना, हमारे पास कौन है? सबसे पहले बताओ स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। भाई कार्बन नाइट्रोजन वाले, कार्बन नाइट्रोजन मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाले पहले होंगे कि नहीं होंगे? तो हम सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड की। किसकी बात कर रहे हैं? स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। सर स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड पहला फैक्टर होगा? सर स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड पहला फैक्टर है। हाँ सर स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड पहला फैक्टर है। और दूसरा फैक्टर क्या होगा सर? स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड में सबसे पहले कौन होगा सर? कार्बन, और फिर नाइट्रोजन, और फिर ऑक्सीजन, और फिर हाइड्रोजन। अब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब देखोगे तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे पहले कौन आता है? CO
और फिर कौन आता है Cn। इसमें कौन आता है CO और फिर कौन आता है सबसे ज्यादा CO और फिर Cn। मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर CO और Cn माइनस आता है कि नहीं आता है। और नाइट्रोजन वाले कंपाउंड के अंदर अगर मैं बात करूं तो NO2 आता है, En आता है, अमोनिया आता है, EDTA आता है, NCS आता है, ये सब आते हैं। ठीक, अगर ऑक्सीजन वाले में बात करूं तो वाटर आता है, ऑक्सिलेट आता है और OH माइनस भी आता है। अगर मैं बोलूं हाइड्रोजन वाले में तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड ये सब आते हैं। ठीक है, बात बराबर है कि नहीं। तो आप ये देख लीजिएगा कि सबसे ज्यादा ये होंगे, फिर ऐसे ऑर्डर बनाते जाइएगा, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बन जाएगा। सर दूसरा आता है सर नंबर ऑफ लिगेंड। दूसरा किस पे डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड हो गया। मैंने बोला था जब 6 वाला होगा तो जबरदस्त कराएगा कि नहीं कराएगा, और नंबर ऑफ लिगेंड अगर 4 वाला होगा तो क्या स्प्लिटिंग ज्यादा करा पाएगा क्या। तो क्या नंबर ऑफ लिगेंड पे भी करता है। यस सर, पहला हो गया स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड और दूसरा किस पे डिपेंड करता है बेटा, सर नंबर ऑफ लिगेंड। सर नंबर ऑफ लिगेंड की बात करें तो नंबर ऑफ लिगेंड में कौन कौन आता है। सर नंबर ऑफ लिगेंड में आप बताइए सर, क्या हमारे पास 2 ही तरीके के तो लिगेंड हो सकते हैं, एक तो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी हो सकती है और एक कौन सा हो सकता है, टेट्राहेड्रल। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ऑक्टाहेड्रल का स्प्लिटिंग एनर्जी हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू टेट्राहेड्रल। और आपको बताऊं कि कितना होता है ऑक्टाहेड्रल का स्प्लिटिंग एनर्जी जो होता है 9/4 टाइम होता है किसके, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी के। क्या ये 2 फैक्टर से सारे काम हो जाएंगे। अगर फिर भी नहीं आए तो हमारे पास एक चीज और हो सकता है, पोजीशन ऑफ मेटल। तीसरा फैक्टर क्या हो सकता है, पोजीशन ऑफ मेटल। सर कौन सा, कहा 9/4 ही तो होगा। अरे ये बड़ा वैल्यू है ना, तो ये दोनों बड़ा नहीं होगा, ऐसे देखा करो। मुझे भी नहीं याद होता तो मैं बड़ा बड़ा देख के कर लेता हूं। तो पोजीशन ऑफ मेटल आयन, किसकी, पोजीशन ऑफ मेटल आयन। अगर पोजीशन ऑफ मेटल आयन की बात करूं तो पोजीशन ऑफ मेटल आयन मेरे पास कौन सा होगा सर, सबसे ज्यादा 5D का। 5D वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं, 5D वाला होगा तो जल्दी से स्प्लिट होगा, फिर 4D और फिर 3D। ये खत्म हो गया स्ट्रेंथ ऑफ रीजन। बराबर है बात कि नहीं बराबर है। अब हमारे पास में आता है क्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ कलर। एक्सप्लेनेशन ऑफ कलर बराबर है कि नहीं। तो ये हो गया। अब एक्सप्लेनेशन ऑफ कलर की बात करूं मैं, तो मैं कलर के बारे में ये बात बोल चुका था ना बेटा कि अगर ये D है, मान लो हमारे पास क्या है बेटा, ये D है, ये हमारे पास D ऑर्बिटल है, क्या है, ये D है। तो अब यहां पे क्या होगा, हमारे पास यहां पे 1 2 3 और यहां पे मान लीजिए 2 है ना। तो यहां से इलेक्ट्रॉन, यहां इलेक्ट्रॉन, यहां इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान चल रहा है ना। इलेक्ट्रॉन का क्या चल रहा है बेटा, आदान प्रदान। क्या चल रहा है, आदान प्रदान चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर आदान प्रदान चल रहा है तो आदान प्रदान चल रहा है तो क्या मैं यहां पे बोल सकता हूं कि एनर्जी यहां पे लेगा भी और देगा भी। ठीक, तो कोई इलेक्ट्रॉन अगर वहां से आएगा तो यहां H निकालेगा कि नहीं निकालेगा, बोलो H निकालेगा कि नहीं। और ये हमारे पास में क्या होता है, ये विजुअल रेंज में आता है। कहां आता है, विजुअल रेंज में। जो भी आपको एक्सप्लेन किया मैंने बोला कि अगर भाई किसी के पास अनपेयर्ड भी होता तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे हो रहा होगा कि नहीं। तो जब ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा और विजुअल रेंज में होगा तो क्या कलर देगा कि नहीं देगा। तो कलर देगा। तो कलर क्या होगा, कलर किस वजह से आता है सर, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स का रीजन क्या है, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यों आता है सर, उसके पीछे एक बहुत बढ़िया रीजन होता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, DD ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं, DD ट्रांजिशन। बराबर है कि नहीं बराबर है। अब DD ट्रांजिशन पे जैसे ही बात हुआ वैसे ही इनको बर्दाश्त नहीं हुआ। बोला कि क्रोमियम +6, क्या बोला, क्रोमियम +6 और बोला Mn+7, क्रोमियम +6 और Mn+7, बोला इसके अंदर D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, तो सर 0। और बोला Mn+7 के अंदर D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 0। लेकिन क्रोमियम +6 का कलर कैसा होता है बेटा, क्रोमियम +6 का कलर कैसा होता है, पता है कि नहीं पता है। क्रोमियम +6 का कलर कैसा होता है, ऑरेंज। बोलो, देखो क्रोमियम +6 का कलर कैसा होता है, ऑरेंज। और इसका कलर कैसा होगा, पर्पल। इसका कलर कैसा होगा, पर्पल। जैसे यहां पे पर्पल है तो इसका कलर क्यों आता है सर, ये दोनों के अंदर तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो 0 है D में, तो DD ट्रांजिशन क्या होता है, तो इसको बोलते हैं LMCT कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं इसको, LMCT कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं बेटा, LMCT। अब LMCT कौन सा कॉन्सेप्ट है, कह रहा सर हमने तो सीखा था चार्ज ट्रांसफर, हमने तो चार्ज, ये LMCT क्या है सर, इसको बोलते हैं लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, बात वही है लेकिन पूरा है ये, लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर। बराबर कि नहीं, लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर। क्या इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं। अब इसमें कलर, तो सर एक हमको बता दीजिए, DD ट्रांजिशन क्यों आता है। जैसे मैं एग्जांपल एक बताऊं आपको, एक एग्जांपल बता देता हूं जो कल आपसे पूछा जाता है। जैसे मेरे पास एक है ब्लू विट्रियल का नाम सुना है कि नहीं सुना है, CuSO4 है कि नहीं है, CuSO4 है
CuSO4 के साथ CuSO4 डॉट क्या होता है बेटा 6s2 5s2 होता है ना। अब 5s2 है, अब इस कॉम्प्लेक्स का कलर क्या होता है ब्लू। कैसा होता है कलर ब्लू होता है। कैसा कलर होता है ब्लू। आप इसको हीट कर दीजिए, आप इसको हीट कर दिए तो अभी ये कॉम्प्लेक्स बन रखा है ना, तो डीडी ट्रांजिशन हो रहा होगा, डीडी ट्रांजिशन हो रहा होगा तो कलर शो हो रहा होगा। और अगर आप इसको हीट कर दिए तो क्या ये एनहाइड्रस फॉर्म हो गया कि नहीं होगा, ये कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट हो गया ना। अब ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना है कि नॉर्मल सॉल्ट, अब तो ये नॉर्मल सॉल्ट बन गया, तो नॉर्मल सॉल्ट हो गया तो ये क्या हो गया, ये कलरलेस हो गया कि नहीं हो गया। अब सर ये कलरलेस हो जाएगा तो कलरलेस क्यों हो गया सर, कलरलेस क्यों हो गया, क्योंकि अब ये कॉम्प्लेक्स से मिट चुका है। किससे, कॉम्प्लेक्स से मिट चुका है, तो कॉम्प्लेक्स इसका खत्म हो चुका है। तो क्या कॉम्प्लेक्स के अंदर जो कलर शो होने की प्रोबेबिलिटी होती थी वो किस वजह से होती थी, चार्ज ट्रांसफर उसकी सॉरी डीडी ट्रांजिशन की वजह से। अब क्या डीडी ट्रांजिशन हो रहा होगा क्या, अब तो डीडी ट्रांजिशन ही नहीं हो रहा होगा ना, बात बराबर है। क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि CuSO4 का कलर जो ब्लू होता है क्या इसके अंदर बॉन्डिंग कितने प्रकार की पाई जाती है। सर ये अकेला ऐसा मेटल होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड भी पाया जाता है, कोऑर्डिनेट भी पाया जाता है, आयनिक भी पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी पाया जाता है। कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, हाइड्रोजन, आयनिक, हर तरीके के बॉन्ड इसके अंदर पाए जाते हैं। एक एग्जांपल और पूछ लेता है कि इसके अंदर आप ये भी बता दीजिए कि एक कॉम्प्लेक्स होता है TiH2O और Cl3, TiH2O Cl3 एक कॉम्प्लेक्स है, उसका कलर कैसा होता है वॉयलेट। आप उसको हीट करेंगे पानी निकल जाएगा, क्या बचेगा TiCl3। बोलेगा उसका भी कलर क्यों कलरलेस होता है सर, डीडी ट्रांजिशन। बोलेगा अच्छा, तो बोलेगा K2Cr2 K1O4 का कलर क्या होता है, तो सर +6 वाले ना, तो उसके अंदर तो डीडी ट्रांजिशन है ही नहीं, फिर भी वो शो कर रहा है। तो क्यों शो कर रहा है, LMCT लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर। क्या इतनी बात बराबर है कि नहीं बराबर है। बोलता है कि जेम स्टोन का कलर जानते हो कि नहीं जानते हो, जेम स्टोन के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें लिख रखी है एनसीईआरटी ने। जेम स्टोन में दो जेम स्टोन के बारे में बात रखा है, एक कौन सा रूबी स्टोन, एक कौन सा बेटा रूबी स्टोन, एक होता है रूबी स्टोन और रूबी स्टोन के साथ साथ एक कौन सा होता है एमराल्ड। एक रूबी स्टोन हो गया और एक कौन सा हमारे पास में एमराल्ड है। क्या है, रूबी स्टोन और एमराल्ड है। बात बराबर है कि नहीं। अब सर रूबी स्टोन के बारे में बात करें तो रूबी स्टोन का कलर कैसा होता है, रूबी स्टोन का कलर कैसा होगा बेटा रेड। रूबी का कलर कैसा होता है रेड, और इसका कलर कैसा होता है, इसका कैसा क्या होता है ग्रीन। अब ये होता क्यों है, ये भी क्यों होता है सर, मेटल की वजह से। किसकी वजह से, जो रेड कलर आता है रूबी का वो किसकी वजह से आता है बेटा, वो क्रोमियम प्रेजेंट होता है। कहां, क्रोमियम प्रेजेंट होता है कहां पे, Cr+3 कहां प्रेजेंट होता है, इन बैरिल। बैरिल क्या होता है, एक तरीके का सिलिकेट होता है। क्रोमियम +3 इन बैरिल कहां प्रेजेंट होता है, बैरिल एक तरीके का क्या होता है सिलिकेट्स। क्या होता है बेटा सिलिकेट्स। और ये ग्रीन कलर किसकी वजह से आता है सर, Cr+3 कहां प्रेजेंस होता है, इन Al2O3। बस यही है। एक चीज और पूछ लेता है, कहता है कि वो बता दो कलर है। अच्छा, रूबी स्टोन किसमें होता है बेटा, हाँ रूबी स्टोन ये उसमें होता है, उल्टा हो गया ना। इन Al2O3, फिर वही कर रहा हूं क्या, नहीं ये बेरिल है। बस इतना है कि क्रोमियम की वजह से होता है। एक और क्वेश्चन पूछ लेता है, अच्छा सा क्वेश्चन बताएं, पूछ लेता है आप ये बताओ जरा सा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर बता सकते हो क्या। अगर कोई कॉम्प्लेक्स है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स है और वो कलर एब्जॉर्ब कर रहा है, मान लो वॉलेट, कौन सा, एक मिनट बेटा रिकॉर्डिंग चल रही ना, हाँ उन्हें पिछली बार हुआ था तब से बहुत डर लगने लगा, मैं बीच बीच में चेक करता रहता हूं। तो देखो ये वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, बराबर। अगर कोई कलर वॉलेट इंडिगो एब्जॉर्ब कर रहा है तो इमिट कौन करेगा, येलो। और अगर कोई येलो एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये वॉलेट इंडिगो। अगर ग्रीन एब्जॉर्ब कर रहा है तो रेड, और रेड एब्जॉर्ब कर रहा है तो ग्रीन, ऑरेंज तो ब्लू, ब्लू तो ऑरेंज। क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है। बस ये है कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर है ना। अभी जाना नहीं दीदी जो उठ के भाग रही हो, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री कलर हो गया, बराबर है कि नहीं बराबर है। अब हमारे पास में एक चीज और आ जाता है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। दो चीजों पर डिपेंड करता है, किस पे, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं ना बेटा। चलो ठीक है, बस लास्ट टॉपिक है, लास्ट नहीं मैं एक टॉपिक और सिखाऊंगा मैं। हाँ क्या बताने जा रहा था, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स।
स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स किन किन बातों पर डिपेंड करता है बेटा? जैसे मैंने बोला कि हमारे पास में पहला, मैंने बोला कि K4Fe6 है हमारे पास में ना, K4Fe6 है, और एक कॉम्प्लेक्स है हमारे पास में K3Fe6। कौन है? K3Fe6। कौन सा है बेटा हमारे पास में? K3Fe6। बताइए कौन ज्यादा स्टेबल होगा? K4Fe6। आयरन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? +2, और इसके ऊपर कितना? +3 वाला। कौन सा स्टेबल? ये। सबसे पहला चीज तो क्या होगा? सबसे पहला तो क्या होगा? चार्ज। ठीक, सबसे पहला क्या? चार्ज। सबसे पहला क्या? चार्ज पे देख करके उठा के हम कर दिए। दूसरा क्या होगा बेटा? चार्ज ऑन मेटल, जिसको बोलते हैं चार्ज ऑन मेटल। दूसरा क्या होगा हमारे पास? स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। क्या? स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। सर अगर कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला होगा, अगर कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला होगा तो वो कॉम्प्लेक्स को ज्यादा स्टेबल बना रहा होगा। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड की अगर बात करें, मैं जान रहा था कॉल आने वाली हमारी। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड की अगर मैं बात करूं, ठीक, तो हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड में देखिए सबसे पहला क्या होगा बेटा? हमारे पास मान लीजिए हमारे पास एक है K4 और FeCN6। क्या है? K4Fe और CN6। और एक है हमारे पास में कौन सा? K4 और FeF6। बोलो, K4Fe और F6 है। अब बताओ कौन होगा? सर ऑब्वियसली ये होगा। होगा कि नहीं होगा? किस बात पर डिपेंड करता है? स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। और तीसरा क्या होता है बेटा? तीसरा क्या होता है? अगर मैं तीसरी बात करूं, तीसरा होता है कि मान लीजिए अगर कहीं पे ऐसा दिख जाए आपको कि आपको यहां पे दिख गया, मान लीजिए K4, यहां पे K4 दिख गया और लिख गया Fe, है ना, Fe, और यहां पे दिख गया OX का थ्राइस, बराबर, और हमारे पास यहीं पे दिख गया K4 और Fe और CN6। क्या आपको नहीं लग रहा है ऐसा कि ये क्या हो रहा है? इसके अंदर एक रिंग का फॉर्मेशन करता है चिलेशन। तो चिलेशन फैक्टर तो तीसरे नंबर पे आता है, लेकिन जब मॉलिक्यूल को स्टेबल बनाएगा तो सबसे ज्यादा ये स्टेबल बन जाता है ना। तो क्या मैं बोल सकता हूं चिलेशन मोस्ट डोमिनेटिंग होगा? देखिए है तो तीसरे नंबर पे ये, देखते चिलेशन सबसे बाद में है, लेकिन अगर चिलेशन हो गया, अगर चिलेशन हो गया तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बस इतनी बात है इसके अंदर। ठीक, एक ये हो गया पूरा स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स की बात कर दिया हमने। ठीक, एक चीज और अभी जो ताजा पूछने का शुरू किया है लिगेंड के बारे में, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट पूछना शुरू कर दिया है। ठीक, पूछने लगा है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं? क्या होते हैं बेटा? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या चीज पूछा है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसको समझना, ये तुम्हारी कॉपी में कई जगह लिख रखा है, मतलब आपके एमटीजी में, मतलब एमटीजी का कोई भी आपने 36 ईयर ले रखा होगा उसमें देखना, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की बात कर रहा हूं मैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, देखो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड और मेटल, इन दो चीज से बना हुआ कोई कंपाउंड होगा। ठीक, हमारे पास ये कौन कौन से हो सकते हैं? सर इट मे बी इस्तेमाल होने लगा भाई पैसा का। एक हो सकता है सर सिग्मा बॉन्डेड। कौन सा? एक होता है सिग्मा बॉन्डेड। कौन सा? एक होता है सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, और एक होता है पाई बॉन्डेड। कौन सा होता है बेटा? पाई बॉन्डेड। कौन सा? पाई बॉन्डेड। और एक हमारे पास कौन सा होता है? एक होता है सिग्मा प्लस पाई बॉन्डेड। कौन सा? सिग्मा प्लस पाई बॉन्डेड। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? बहुत मस्त सवाल पूछ रहा है आजकल, देखोगे ट्रेंडिंग में सवाल, देखा कि नहीं? ठीक, अब देखो ट्रेंडिंग में सिग्मा वाला जितना भी है सब ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर यूज होता है। जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, देखो ये ऑर्गेनिक है, ये Mg मेटल है, तो क्या सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है कि नहीं? तो दिस इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। बोलो इसको क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एक हमारे पास क्या है? R2Zn, R2Zn, इसको क्या बोलते हैं? फ्रैंकलाइन रिएजेंट। क्या बोलते हैं? फ्रैंकलाइन रिएजेंट। और एक हमारे पास क्या है? गिल्समैन रिएजेंट होता है, रट्टुकुली,
क्या? रेट्रोकूली, कॉपर और लिथियम से बना कंपाउंड रेट्रोकूली। ये क्या है? ये भी एक तरीके का ऑर्गेनिक और मेटल है कि नहीं? तो ये कैसा हो गया बेटा? ये भी सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और एक क्या होता है बेटा? एक क्या होता है? तेल का नाम सुना है? तेल, ये टेट्राइथाइल लेड, इसको क्या बोलते हैं? तेल बोलते हैं, TEL, तेल, टेट्राइथाइल लेड, इसको क्या बोलते हैं? तेल बोलते हैं। ठीक। और एक और था R3Al प्लस TiCl4, कौन सा रिएजेंट होता था? जिगलनाटा कैटलिस्ट। R3Al और इधर लिख दें R3Al और प्लस में TiCl4। क्या यहां पे R और Al है ना, TiCl4 ये भी हो गया कि नहीं? अब पाई बॉन्डेड में कौन कौन सा आता है? पाई बॉन्डेड में कौन सा आता है? पाई बॉन्डेड में आता है एक जी सॉल्ट। क्या आता है बेटा? जी सॉल्ट, जी सॉल्ट। और कौन आता है बेटा? और एक आता है फेरोसीन। ये जितने भी सीन वाले हैं ना, ये जितने भी सीन वाले हैं ये पाई का सीन बनाते हैं। जितने भी सीन वाले हैं ये पाई का ही सीन बनाते हैं। अब इसका आपको ये पता होना चाहिए, इसके कॉम्प्लेक्स का जी सॉल्ट क्या होता था बेटा? के, और क्या होता था? PtCl3, और क्या होता था? इथाइल। ये हो गया ये हो गया ये टेट्राइथाइलेट। और फेरोसिन का कंपाउंड का क्या होता था बेटा? फेरोसिन। सर ये भी तो क्या होता था? C2H5 का होल टू Fe तो होता था, यही होता था फेरोसिन ना। ये होता था फेरोसिन। अब सिग्मा प्लस पाई बॉन्डेड कौन कौन से होते हैं? याद है ना सिग्मा प्लस पाई बॉन्डेड वाले कौन कौन से बताए थे हमने? बस 2 ही तो बताए थे। कौन कौन से? मतलब एक ही बताया था। जितने भी मेटल कार्बोनिल सिनर्जिक बॉन्ड बनाते थे, तो वो जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड थे, तो कार्बोनिल कंपाउंड वाले जैसे मान लीजिए NiCO4, याद है ना? NiCO4 Mn2 और CO10, याद है कि नहीं याद है? ये कार्बोनिल कंपाउंड सिग्मा बॉन्ड देता ही देता, ऊपर से पाई भी लेता था कि नहीं देता था? तो सिग्मा प्लस पाई दोनों का है कि नहीं? और ये क्या मेटल है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटेलिक हुआ कि नहीं? अच्छा, मेरा मन जो भी करेगा मैं बना दूंगा क्या FeCO5? मैं बोलूं कि मेरा मन जो भी करेगा मैं ये कॉम्प्लेक्स बना सकता हूं क्या? ये कॉम्प्लेक्स बना सकता हूं कि FeCO5 बन गया, मैं बोलूं FeCO10, मेरा मन कर गया, क्या मैं बना सकता हूं? नहीं बना सकते। आपको इसको बनाने के लिए आपको एक चीज आनी चाहिए जिसको क्या बोलते हैं? EAN। क्या बोलते हैं? EAN। उसको क्या आना चाहिए आपको? EAN। तो सर व्हाट इज EAN? दिस इज द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। आप कोई भी कॉम्प्लेक्स ले लीजिए। क्या ले लीजिए? कोई भी कॉम्प्लेक्स, बराबर है। कोई भी कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे क्या लिया? एक लिया मैंने एग्जांपल K4FeCN6। क्या बुआ है? K4FeCN6। ये यही कह रहा है कि कोई भी एलिमेंट आप लीजिए, कोई भी एलिमेंट आप ले लीजिए, XYZ कोई भी ले लीजिए। तो K4FeCN6 आपने ले लिया। अब ये एक ऐसा एलिमेंट है कि स्टेबल है कि नहीं स्टेबल है, तो आपको इसको पता होना चाहिए। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का एक तरीका होता है, EN नंबर निकालने का तरीका क्या होता है कि सर जो उस सेंट्रल मेटल का जो एटम का Z है, और Z के बाद क्या होता है बेटा? Z है और माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट और प्लस में इलेक्ट्रॉन गेन फ्रॉम लिगेंड। इलेक्ट्रॉन गेन फ्रॉम कहां से बेटा? लिगेंड से। क्या अगर ये बात आपको पता है तो क्या बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? सर चेक कर लेते हैं। सर इसके अंदर सेंट्रल मेटल कितना है? इसके अंदर कितना है बेटा? EAN कितना है बेटा? Z कितना है? 26 और माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? 6 में से 4 जाएगा 2 और प्लस में इलेक्ट्रॉन कितना गेन किया? 6 दूनी 12, तो 12 हो गया, तो 12 हो गया। तो EAN कितना निकल के आया? EAN कितना निकल के आया बेटा? 2 में से 12 में से 2 जाएगा कितना? 10, तो 26 10 36। और EAN क्या कहता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर उसके अगल बगल वाले नॉबल गैस के बराबर आ जाए तो वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल है। वो कॉम्प्लेक्स कैसा है? स्टेबल है। फॉर एग्जाम्पल अब देखते हैं मेनली ये किसके लिए यूज हुआ? ये कार्बोनिल कंपाउंड के लिए यूज हुआ। किसके लिए? कार्बोनिल कंपाउंड के लिए, कि ये एग्जिट करता है कि नहीं। तो मैंने बोला FeCO5 क्या होगा बेटा? अगर मैंने बोला FeCO5 है तो क्या इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालें? तो सर इसका अगर EN निकालते हैं तो बताओ इसका ENZ एटॉमिक नंबर कितना? 26। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? सर 0 होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बोनिल कंपाउंड में कितना होता है मेटल का? 0। तो 26 माइनस 0 और प्लस में इलेक्ट्रॉन गेन कितना हुआ? 5 दूनी 10, तो 26 और 10 36। मतलब ये वाला कार्बोनिल कंपाउंड आपने बनाया था वो सही था। ये वाला कार्बोनिल कंपाउंड आपने बनाया था वो कैसा था? सही था। मैंने एक और बोला, मैंने बोला कि हमारे पास में एक वनेडियम है। क्या बेटा?
मैंने बोला कि एक हमारे पास क्या है, वेनेडियम है, VCO6 है। तो वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है बेटा, वेनेडियम का कितना होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या वेनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम 23, कितना हो गया 23, ऑक्सीडेशन स्टेट 0, तो 23 माइनस 0 और प्लस 6 दूनी 12, तो कितना हो गया 35, कितना हो गया 35। क्या 35 इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है क्या, नहीं है, मतलब इसको एक चाहिए तो क्या कहीं से खींच सकता है, तो क्या इट वर्क एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट वर्क एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी तो देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो। अगर मैंने एक एग्जांपल और ले लिया, कौन सा बेटा, अगर मैंने बोल लिया हमारे पास में Mn है, कौन है हमारे पास Mn और CO6 है, Mn कितना है CO6, हाँ MnCO6, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालें तो इसका कितना निकलेगा बेटा, सर इसका En कितना निकल के आएगा, इसका En निकालने के लिए सर Mn का कितना हो गया 25, 25 ना 25 और 6 दूनी 12 कितना हो गया 12, कितना हो गया 37, 37 मतलब एक ज्यादा है इसके पास में तो एक कम करना चाहेगा, तो इट वर्क एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। क्या दोनों बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई। सर एक सवाल और आता है इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है कि सर Mn2 और CO10, क्या पूछ लेता है Mn2 और CO10। अब सर इसके अंदर क्या हो गया, Mn2 CO10 है ना, तो Mn के साथ में CO आ गया, क्या आ गया Mn के साथ CO, एक Mn के साथ 5 CO, एक Mn के साथ 5 CO, लेकिन क्या जब Mn2 CO10 बना होगा तो क्या इनके बीच में कोई ब्रिज बना होगा, तो उस ब्रिज को भी एक इलेक्ट्रॉन के तरीके से कंसीडर किया जाता है। अरे Mn2 और CO10 बना है ना, तो बीच में ब्रिज नहीं बना होगा, बोलो बना के दिखाऊं, कहां बना हुआ है, एनसीईआरटी में बना रखा है ना, तो एनसीईआरटी में देख लेना। अच्छा हमने भी बना रखा है लेकिन मैं बनाऊंगा नहीं, खैर। तो एक का ये हम इसको क्या मान ले, MnCO5 मान ले, MnCO5 क्या मान लिया MnCO5, तो Mn का अगर मैं बोलूं इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आएगा, तो सर Mn का कितना 25 और 5 दूनी 10, तो 25 10 35, लेकिन हमने कहा था ना ये ब्रिज बन रहा है, तो ब्रिज बन रहा है इसका मतलब एक और ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36। तो क्या Mn2 CO10 भी सही है, तो क्या मैं बोल सकता हूं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसके लिए यूज किया जाता है, पॉलीकार्बोनिल कंपाउंड के लिए। इसमें सवाल ये पूछ सकता है कि कौन मोनोन्यूक्लियर है कौन पॉलीन्यूक्लियर है, सर जब एक ही बार दे रहा है इलेक्ट्रॉन तो ये मोनोन्यूक्लियर है, ये मोनोन्यूक्लियर है, ये एक ही को दे रहा है मोनोन्यूक्लियर। सर यहाँ पे दो जगह हो सकता है, तो बाइन्यूक्लियर हो सकता है और पॉलीन्यूक्लियर भी हो सकता है। क्या इसकी बात बराबर समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है। तो हमने आपको पूरा आज लेक्चर 3 कंप्लीट कर लिया और इसी के साथ पूरा थ्योरी भी सिखा दी, वर्नर थ्योरी आपको सिखा दिया, और क्या सिखा दिया मैंने आपको, वीबीटी भी सिखा दिया और आपको सीएफटी भी सिखा दिया, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स भी सिखा दिया और स्टेबिलिटी मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग स्प्लिटिंग एनर्जी भी सिखा दिया, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी सिखा दिया, और मतलब लगभग सारे पॉइंट्स मैंने 1 to 1 to ऑल क्लियर कर दिया। मतलब ये पूरा कोऑर्डिनेशन का लेक्चर जो कंप्लीट किया है वो मैंने अच्छे से कंप्लीट किया कि आपको ये शॉर्ट टाइप का नहीं है, अच्छे से कर दिया है। ठीक है, बस क्लासरूम का जो लेक्चर होगा, मतलब इस साल का तो लेक्चर खैर ठीक है, इस साल का लेक्चर तो मैंने ऐसे ही पढ़ाया था व्हाइट बोर्ड पे, अगले साल के जो लेक्चर्स होंगे वो उसको खाली अपडेट करके दे दूं, अपडेट करूंगा इसमें, मतलब कंटेंट यही रहेगा, इसमें और अपडेट कर दिया जाएगा, क्वेश्चंस वगैरह ऐड हो जाते हैं, जैसे इसमें क्वेश्चन नहीं कराता हूं मैं वो। तो और दूसरी चीज, अभी हमारे पास में अगले टर्म पे हम लोग शुरू करेंगे, कल हम लोग पी ब्लॉक शुरू करेंगे, तो पी ब्लॉक हम 3 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, और जिस तरीके से आज पीपीटी बनी हुई थी ना शुरुआत में, थोड़ी सी लास्ट में रह गई थी बनने से, वैसे पीपीटी बना रहेगा, तो 1-1.5 घंटे के अंदर हमारा 2 घंटे के अंदर मैक्सिमम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्या पीपीटी बना के कराऊं कि ऐसे कराऊं, लिख करके पीपीटी बना करके ना, उसमें सारा कंटेंट लिखा होता है, आपको खाली समझाना होता है, वो ज्यादा बेटर है, उसमें मेहनत थोड़ी मुझे ज्यादा लगती है, अलग बात है। तो आज की सभा हम लोग यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। और अब कोई क्लास हमारी वो नहीं होगी, रुकेगी नहीं, अब कंटिन्यू आएगी सारी वीडियोस।